कहानी की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर नोहा को देखते हैं, जिसका कि अभी अभी जन्म हुआ है, जो देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ। और वो वहाँ पर अपने स्टैट्स को भी देख पा रहा होता है और तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं, जो कि नोहा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। जो देखकर नोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं ये कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद किंग भी सभी को बताते हैं कि इस बच्चे का नाम होगा नोहा आरआरआर और ये 13वां इंपीरियल प्रिंस है। जिसके बाद ये पूछते हैं कि नोहा की इंफिनिटी मतलब कि इसके पास कौन सा एलिमेंट है, तो वो कहता है कि वाटर। जो सुनकर राजा कहते हैं तो फिर हम इसे अलमारिया जगह देंगे, ये वो जगह है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वाटर क्लैन होते हैं। तभी नोहा नोटिस करता है कि उसकी जो स्टेट्स में वाटर रैंकिंग होती है उसमें ई के सामने प्लस एस लग जाता है। जिसके बाद वही बंदा अपनी पावर का यूज करके सभी लोगों को नोहा की स्किल्स दिखाता है और सभी लोग भी अब नोहा की स्किल्स को देख पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि नोहा की जो वाटर स्किल है जो अभी से ही डबल एस रैंक की है, जो देखकर नोहा की मम भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि जब नोहा का जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब नोहा ऑलरेडी अवेकन हो चुका है। हमने कभी भी नहीं देखा है कि कोई इतनी छोटी उम्र में डबल एस रैंक का हो चुका हो। नोहा तो सही में टैलेंटेड है। जो चीजें सुनकर नोहा भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे अब ये नई जिंदगी मिली है, मुझे आखिर समझ तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, पर अब मैं एक नोबल के तौर पर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोहा जिस एम्पायर में रहता है उसका नाम है मैरिस। ये वॉरियर्स का नेशन है और ये नेशन माउंटेन पर बसा हुआ है। ये नेशन का कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ के राजा के 10 बेटे हैं जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। वो लोग नोबल्स हैं, इस वजह से इस कंट्री के सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं। और अब नोहा भी यहाँ पर जग जाता है तो उसकी सर्वेंट्स उसे तैयार कर रही होती हैं। जो चीजें देखकर नोहा यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे रीइंकार्नेट हुए 6 साल हो चुके हैं और अब मैंने एक चीज रियलाइज की है कि सभी लोगों को मेरे रैंक ऐसे दिखते हैं कि वाटर डबल एस रैंक, लेकिन मुझे ई प्लस एस दिखता है। ये कुछ एडिशंस हैं जो कि मेरे सबऑर्डिनेट्स के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि मेरे वाटर के आगे एस तब लग गया जब अलमारिया जगह मुझे दी गई थी। इसका मतलब ये है कि मुझे जितने भी साथी मिलेंगे मैं उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा और ये देखकर मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर नोहा यहाँ से तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उसकी मेट्स कहने लगती है कि नोहा काफी ज्यादा शांत बच्चा है, उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे काफी शैतानियां करते हैं, लेकिन नोहा ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नोहा कहने लगता है कि मैं इस समय पर 6 साल का हूँ, इसीलिए मेरी कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड है। फिर वो बताता है कि उसकी मेट जिसका नाम एवलिन है वो काफी स्पेशलाइज्ड है हॉस्पिटैलिटी में। वो बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। और नोहा यहाँ पर बिना खाना खाए ही अपने भाइयों के पास चला जाता है और जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जिसके बाद हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है और आगे जाकर यही राजा बनेगा। और हम यहाँ पर फोर्थ प्रिंस को भी देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है और वो लोग नोहा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काफी अच्छे मैनर्स हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तभी एक बंदा यहाँ पर नोहा का गिफ्ट लेके आता है जो कि एक बक्से के अंदर होता है जिसमें से काफी नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो नोहा को वहाँ पर काफी सारे लोग तड़पते हुए दिखते हैं जो कि एल्बर्ट से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। जो देखकर नोहा भी सोचता है कि आखिर मैंने ये क्या देखा अभी। फिर वो देखता है कि इस बक्से में तो सिर्फ एक तलवार है। फिर एल्बर्ट नोहा से कहता है कि ये काफी कमाल की तलवार है ना, इसे उठाओ, क्योंकि नोहा क्राउन प्रिंस के गिफ्ट को मना नहीं कर सकता है। और वो जाकर उस तलवार को इजीली उठा लेता है। जो देखकर एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसे यूज कर पाओगे। वैसे इस तलवार को लिवाइथन कहते हैं। ये एक वाटर मैजिक स्वॉर्ड है, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही सबसे ताकतवर है। इसे मास्टर करने का ट्राई करने के लिए अभी तक 120 लोग मर चुके हैं। जो सुनकर नोहा थोड़ा सा डर जाता है और वो गलती से उस तलवार को नीचे ही गिराने वाला था। जो देखकर हेनरी उससे कहता है कि चिंता मत करो, जो कोई भी इस तलवार का यूज नहीं कर सकता है वो इस तलवार के कर्ज की वजह से मर जाता है, या फिर कोई उसे उठाता है तभी वो मर जाता है। और तभी एल्बर्ट कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए तो इसका बक्सा भी उठाना काफी मुश्किल है, मतलब कि जिसके पास वाटर एबिलिटी का रैंक डबल एस नहीं है वो इसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है। तुमने ये काफी अच्छा किया ये दिखाकर कि तुम इस तलवार को यूज कर सकते हो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नोहा यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या क्राउन प्रिंस मुझे टेस्ट कर रहा था। क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा नीच है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जाते हुए हेनरी एल्बर्ट से कह रहा होता है कि क्या तुमने उसे ये तलवार देकर सही किया। तो एल्बर्ट उसे कहता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बेहतर रहेगा कि ये तलवार किसी ब्रिलियंट के पास रहे, क्योंकि ये इतना ब्रिलियंट है तो उसे एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए कि उसकी खुद की पेट ही उसे खा सकती है। उसके बाद रात हो जाती है और यहाँ से नोहा जा रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सर्वेंट यानी कि जो जोए है वो काफी उदास दिख रही होती है। तो वो उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे होम टाउन के अंदर बाढ़ आ गई है। जिस फार्म के अंदर मैं बड़ी हुई बाढ़ की वजह से वो भी बह गया और मेरी मदर जो कि अकेली रहती थी अब उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। इसीलिए मेरे लीडर ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं जाकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करूं, जिससे
कि मैं अपनी मदर के लिए पैसे कमा सकूं। जो सुनकर नोआ कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारी मम को हमारे इसी घर के अंदर काम दे दूंगा। मैं उन्हें पीछे के गेट को लॉक करने का काम दूंगा और इस काम के लिए मैं उन्हें हर महीने 10 रियान भी दूंगा। जो सुनकर जोई काफी शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसे जोक के बारे में कभी भी नहीं सुना और आप जो सैलरी दे रहे हो वो भी काफी ज्यादा है। तो नोआ कहता है कि चिंता मत करो, वैसे हमारे कैपिटल के अंदर एक घर है जिसको कि कोई भी यूज नहीं करता। तुम और तुम्हारी मदर वहाँ पर जाकर रह सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो सुनकर जोई काफी खुश हो जाती है और फिर वो नोआ का शुक्रिया अदा करती है। वहीं नोआ सोच रहा होता है कि अगर इस बारे में किसी को पता चला कि मेरी सर्वेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, इससे मेरा नाम काफी खराब होगा। जोई मेरी सर्वेंट है, वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे सर्व करने में लगाएगी। जिसके बाद नोआ अपने बटलर डीलर को बुलाता है और कहता है कि जोई की होम टाउन लोसो के अंदर बाढ़ आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जमीन को खरीदो, क्योंकि ऐसे मौके में काफी बुरे लोग आएंगे और वो वहाँ के लोगों को बेला फुसला कर काफी बुरे काम करवाएंगे, बिल्कुल जोई की फैमिली की तरह, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं बचा। तो ये सब होने से हमें रोकना ही होगा। जो सुनकर ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसी सिचुएशन पहले कभी भी फेस नहीं की है, लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशन को कितना इजीली हैंडल कर पा रहे हो। जो सुनकर नोआ सोचता है कि शायद ऐसा इसीलिए है कि रीइंकार्नेट होने की वजह से मेरे पास मेरे पहले की नॉलेज है। तभी डीलर उससे पूछता है कि जमीन खरीदने के पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अगर हिसाब लगाए तो तकरीबन 7 लाख रियान लगेंगे। तो नोआ सोचने लगता है कि काफी ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि नॉर्मली नेशन के अंदर एक अडल्ट की सालाना इनकम 120 रियान होती है। मेरे खुद के जो रिटेनर्स हैं वो हर साल सिर्फ 8000 रियान ही कमाते हैं। 13 प्रिंस के हाउस होल्ड को मिलाकर 5 लाख रियान तो हो ही जाएंगे। 2 लाख रियान की और जरूरत है। फिर वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में हमारी खुद की लैंड है ना, हमें उसे बेचना पड़ेगा। जो सुनकर टीरन कहता है कि लेकिन वो जगह तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट की थी, बिना उनकी परमिशन के उस जगह को बेचना क्राइम है। तो नोआ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने फादर से बात कर लूंगा। नॉर्मल लोगों की खुद की ऑब्लिगेशंस होती हैं, कभी कभार उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है अपने लोगों की खुशियों के लिए। तो डीलन भी कहता है कि ठीक है, वैसे शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए। डीलन उसे इसीलिए शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि डीलन भी उसी होमलैंड से है जहाँ से जोई आई है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोआ अपने सर्वेंट्स के साथ लोसो में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर नोआ उसे बाव करता है। तो हेनरी उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम काफी बिजी लग रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैंने लोसो जगह को खरीदा है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, मैं वहाँ पर इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। तभी हेनरी ये चीज को नोटिस करता है कि नोआ वही मैजिक स्वॉर्ड को अपने साथ लेके जा रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इस तलवार को यूज करोगे। तो नोआ कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि जब मैंने उसे पहली बार पकड़ा था तब मैंने उसके अंदर पावर फील की थी, लेकिन उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आप ऐसे अकेले क्यों आए हो मुझसे बात करने के लिए। तो वो उसे बताता है क्योंकि एल्बर्ट थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जांच की तो मुझे ये पता चला कि इस तलवार की खुद की व्हील है, यानी कि उसकी इच्छा होती है। ये तलवार सिर्फ उसी बंदे की बात को सुनेगी जिसे ये अपना मास्टर मानेगी। जो सुनकर नोआ कहता है कि इस तलवार को यूज करने के लिए मुझे इसकी रिकॉग्निशन पानी पड़ेगी। तो हेनरी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, अगर तुम इस तलवार को लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जाओ, लेकिन इसे यूज मत करना वरना तुम इस वजह से मर भी सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लोसो में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाढ़ की वजह से काफी तबाही मच चुकी होती है, जहाँ पर नोआ डीलन से कह रहा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ। यहाँ पर देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों की जो लैंड डीड्स है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो हमें गवर्नमेंट ऑफिस के लिस्ट से जाकर उसे परचेस करना होगा। और डीलन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नोआ जोई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें यहाँ भी इंस्पेक्शन करनी होगी। और वो भी यहाँ से अपने आप को छुपा कर इंस्पेक्शन करने के लिए चले जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स उगाई गई थी वो भी बिल्कुल खराब हो चुकी है। और वो ये चीज को भी देखते हैं कि एम्पायर के दौरान यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा होता है और नोआ भी इस खाने को खाकर कहता है कि ये खाना तो सड़ा हुआ है, आखिर इसे कोई कैसे ही खा सकता है। जो सुनकर यहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, हमें ऐसे ही बेकार के खाने से काम चलाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर खाने के इंस्पेक्शन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैरी जाता है। वो बिना टेस्ट करे ही कहता है कि खाना काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो बंदा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्रिया, आपके पैसे आपके घर पर मिल जाएंगे। जो चीजें होते हुए देख नोआ यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इन सारी चीजों के पैसे मिलते हैं। तो वो लोग यहाँ पर उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। तो नोआ कहता है कि तुम इस तरह से तो मुझे बच्चा बुला रहे हो, लेकिन क्राइम तो तुम लोग कर रहे हो। जो सुनकर कैल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर नोआ भी उसे लड़ने के लिए काफी तैयार हो जाता है। जो बात उसकी तलवार लिवाइथन भी सुन लेती है और वो नोआ के पास आ जाती है और नोआ भी यहाँ पर लिवाइथन की पावर को फील कर पा रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये तलवार काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और नोआ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लिवाइथन को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मैं अपनी पावर का यूज करके लोगों की मदद करूंगा। लिवाइथन
लिवाइथन मेरी मदद करो। और जैसे ही गैल उस पर हमला करने वाला होता है तभी नोआ हमला कर उसके सर को ही काट देता है, जो देखकर बाकी के नाइट्स नोआ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो नोआ सभी लोगों को अपनी ताकत को दिखाता है। वो वाटर मैजिक का यूज कर जमीन के अंदर काफी बड़ा गड्ढा कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर नोआ लिवाइथन से कह रहा होता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। और तभी वहाँ पर रोगन आ जाता है, जो कि इन नाइट्स का कैप्टन होता है, और वो भी अब नोआ को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ रहे हो प्रिंस। रोगन अब बताता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंस हेनरी ने भेजा था इस जगह की सिक्योरिटी के लिए। वहीं पर जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि नोआ एक प्रिंस है, वैसे ही सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद नोआ रोगन को सारी बात को बताता है कि यहाँ पर ये लोग काफी बेकार सा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इन्हें तुम और भी ज्यादा पनिशमेंट देना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को काफी अच्छा खाना मिले, और साथ में इन्हें सूप भी जरूर देना, और ध्यान रहे सारी चीजें काफी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो सुनकर यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और नोआ की काफी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर एक बंदा आकर यह सारी चीजों के बारे में एल्बर्ट को बताता है, और एल्बर्ट को पता चलता है कि नोआ अब लिवाइथन को यूज कर सकता है। और वो बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था नोआ तो उसे कई ज्यादा यूजफुल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग नोआ को उनसे मिलने के लिए कहते हैं। नोआ भी वहाँ पर आ जाता है, और अब किंग उससे कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट को सुन लिया है, मुझे पता चला कि तुमने वो लैंड बेच दी जो कि मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, और उसका यूज करके तुमने एक विलेज को खरीदा। तो नोआ कहता है कि हाँ, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप वो दे सकते हैं। तो किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारा ऐसा करने की वजह से बुरे लोगों का इरादा खत्म हो गया। अब वो बुरे लोग उस विलेज के लोगों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर ये सारी चीजें चल रही है? तो वो उन्हें बताता है कि दरअसल मेरी मेड ने मुझे बताया, मेरी मेड उसी ही विलेज से थी। तो किंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरे को सुनने में आया है कि तुमने इस विलेज के अंदर वाटर मैजिक स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है, काफी समय हो गया है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज को जरा फिर से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वही बंदा अपनी एबिलिटी का यूज करके नोआ के स्टेटस को दिखाता है, जहाँ पर नोआ नोटिस करता है कि उसकी रैंक ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो बढ़ के अब वो ट्रिपल राइस हो चुकी है, जो देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसी तरह अपने टैलेंट का यूज करके ऐसे ही मेरी मदद करते रहो। जो सुनकर नोआ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेज पर सभी के लिए गाना गा रही होती है, और यहाँ पर नोआ को देखते हैं जो कि किसी काम से यहाँ पर आया होता है। दरअसल उसे पता चला है कि इस जगह पर एक पॉपुलर सिंगर है, तो ये यहाँ पर जोए के साथ उससे मिलने के लिए आया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सिंगर वही लड़की होती है जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि यहाँ पर गाना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो काफी अच्छा गा रही होती है, जिससे देखकर नोआ भी यहाँ पर काफी शौक हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग उस लड़की की आवाज में खो जाते हैं। वहीं पर नोआ हमें बताने लगता है कि इस लड़की का नाम मेलिशी है, और ये तो सही में कमाल की सिंगर है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि काफी गुस्से में होते हैं। वो एलिशिया से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो गाना गाकर, और इतना बोलने के साथ ही वो उसके पास जा रहा होता है। वहीं पर एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वही आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर उस लड़की को घेर लेता है, और वो उसे कह रहा होता है कि ये सब कुछ करके तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रही हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने पापा को उधर कैसे चुका पाओगी। तो एलिशिया भी कह रही होती है कि मेरे पास यही एक तरीका है पैसे कमाने का। वहीं पर वो गुंडा काफी गुस्से हो जाता है और उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है, और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, एक और तरीका है जिसे तू अपने उधर चुका सकती है। और वो उसे छेड़ ही रहा होता है, लेकिन ऑडियंस में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आ ही नहीं रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए नोआ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा होता है। वो उन लोग को रोकता है, जो देखकर गुंडा काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, जाओ और जाके अपनी मम्मी का दूध पी, बीच में दखलंदाजी मत कर। तो अब नोआ कहने लगता है इंपीरियल लॉ 67 और आर्टिकल 2 के तहत बच्चों से काम करवा कर उनके पेरेंट्स से उधार चुकवाना बिल्कुल गलत है, यानी कि इलीगल है। तुम इस लड़की से इसके पापा का उधार चुकाने के लिए कह रहे हो और इसे अपनी बॉडी को बेचने के लिए कह रहे हो, ये एक क्राइम है। जो सुनकर गुंडा काफी गुस्से में आ जाता है और वो नोआ को पकड़कर कहता है कि आखिर तो होता कौन है हमें रूल समझाने वाला, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और ये सुनकर नोआ अपने लिवाइथन यानी कि तलवार की पावर को यूज करता है और उन गुंडों के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। और उन्हें वापस से उठता हुआ देखकर नोआ कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो, लेकिन वो गुंडे डर जाते हैं, जिस वजह से वो कहते हैं कि हम तुमसे बाद में निपट लेंगे। और ऐसा बोलकर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर नोआ एक लड़के से कह रहा होता है कि ये लोग वापस आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, लेकिन वो लड़का नोआ को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि आप तो प्रिंस हो। और दूसरी तरफ नोआ एलिसी से कह रहा होता है कि तुम्हारा गाना काफी प्यारा था, अच्छी लाइफ को जीने के लिए तुम्हें महीने में कितने पैसे कमाने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत, और मुझे अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जो सुनकर नोआ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 25 रियल दूंगा, वो भी हर महीने, जिससे कि तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ गाने में लगा सको। और जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करोगी मैं तुम्हारी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा। जो सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाती है और वो उसे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद नोआ भी उसकी कैप को उठाकर उसे वापस दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा गाना पूरा सुनना है। फिर
फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पर कि वही गुंडे होते हैं जो कि एलिसिया को परेशान कर रहे होते हैं, जो कि उसके गेट पर खड़े होकर उससे माफी मांग रहे होते हैं। और नोआ सोच रहा होता है कि जैसे इन लोग को पता चला कि मैं कौन हूँ, तभी ये लोग मुझसे माफी मांगने के लिए आ गए, लेकिन मैं इनसे मिलूंगा नहीं। और ऐसा कहकर वो अपनी मेड से कह रहा होता है कि इन्हें यहाँ से भगा दो, एक प्रिंस ऐसा नहीं होता है जो कि किसी से भी मिल ले। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है, यानी कि फोर्थ प्रिंस, जो कि नोआ से कह रहा होता है कि तुमने तो ये सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल की, कि अगर तुम इन लोगों से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलते तो इसे तुम्हारी ही रॉयल्टी की वैल्यू घटती। तो नोआ कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे पास एक और कारण है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। चलो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। जहाँ पर अंदर जाकर नोआ उनको सब कुछ बता देता है कि वो दरअसल एक सिंगर की मदद करना चाहता था। और फिर नोआ कहता है कि मैं उनसे इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उन्हें पता चल जाए कि मैं अभी भी उनसे गुस्सा हूँ, और फिर कभी जाकर एलिसिया को बिल्कुल परेशान न कर सके। तो हेनरी उससे पूछ रहा होता है क्या वो लड़की सही में अच्छा गाती है। तो नोआ कहता है कि आप मेरी बात मत मानो, जब आप खुद सुनोगे तभी आप डिसाइड कर लेना। जो सुनकर हेनरी भी काफी इंप्रेस हो जाता है, और वो कहता है कि तुम इतनी छोटी उम्र में भी सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। फ्रैंक और गैरी भी तुम्हारी ही उम्र के हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अभी भी बच्चे हो। स्पेशली गैरी, उसको काफी सारे मेहनत सिखा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल कुछ सिखा ही नहीं। और फिर नोआ यहाँ पर सोच रहा होता है कि भले ही ये सभी लोग मेरे भाई हैं, पर हम सबकी जो मदर है वो सभी की अलग अलग है। और हमें पता चलता है कि हेनरी और गैरी की दोनों की मदर एक ही है। जिसके बाद हेनरी उससे कह रहा होता है कि तुमने उस लिवाइथन को मास्टर कर लिया है। तो नोआ कहता है कि हाँ, ये आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। उस तलवार की सही में अपनी खुद की एक इच्छा है। तो हेनरी कहता है लेकिन वो तलवार तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी है, आखिरकार तुम उसे कैरी कैसे करते हो। तो नोआ कहते हैं कि एक्चुअली वो इतनी भी भारी नहीं है। और इतना कहने के साथ ही वो एकदम से अपनी तलवार को वहाँ पर ले आता है, जो देखकर हेनरी भी काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तुमने तलवार कहाँ से निकाली। तो वो कहता है कि मैंने इसे अपने स्लीव्स के अंदर छुपा कर रखा था। और इतना बोलने के साथ ही वो उस तलवार का साइज को छोटा कर देता है, और इसी तरीके से वो अपनी तलवार को कैरी करता है। और नोआ कह रहा होता है कि इस तलवार ने मुझे खुद सिखाया कि ये तलवार छोटी भी हो सकती है। जो सुनकर हेनरी काफी शॉक होता है और कहता है ये जो तलवार लिवाइथन है उसे काफी अकेले में रखा गया था, वो भी 20 सालों से, क्योंकि एक नेशनल ट्रेजर थी, कोई भी इसे यूज नहीं कर पाता था। लेकिन तुमने तो इसे इतना जल्दी मास्टर कर लिया, तुम तो काफी कमाल के हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन जो गुंडे होते हैं वो अभी भी गेट पर ही खड़े होते हैं। लेकिन तभी वही गुंडा जो इस चीज को काफी सहन नहीं कर पा रहा होता, और वो नोआ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी कीमत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की, चुपचाप से बाहर आ जा छोटे लड़के। और वो नोआ को इसी तरीके से गालियां दिए जा रहा होता है, जो सारी चीजों को नोआ भी यहाँ पर सुन लेता है। और वो वहाँ पर आकर उसे सिर्फ दिखता है, और बस इतना ही काफी होता है उसे अपनी ताकत को दिखाने के लिए। और वो लोग भी यहाँ पर नोआ की खतरनाक पावर को सेंस कर पा रहे होते हैं, जो देखकर वो काफी डर जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और ये देखकर यहाँ पर हेनरी काफी हैरान हो जाता है, और वो पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तो ये उसे बताता है कि मैंने बस लिवाइथन की थोड़ी बहुत पावर को रिलीज कर दिया, और उसका यूज कर मैंने लोगों को धमका दिया। और इसी बीच लॉर्ड रेडॉक नाम का नोबल बंदा नोआ को एक पार्टी के अंदर इनवाइट करता है, तो नोआ भी उसके साथ चल लेता है। और जैसे ही वो पार्टी में आता है, वहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि नोआ तो 13 प्रिंस है, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तभी ये उससे पूछने लगता है कि आखिर आपकी कमर पर क्या है। तो वो बताता है कि ये लिवाइथन है, ये प्रिंस ने मुझे गिफ्ट दिया था। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक नेशनल ट्रेजर है। लेकिन वहीं पर एक लड़का नोआ का मजाक उड़ा रहा होता है, और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ ये तो एक फेक लिवाइथन है। और ये बात को सुनकर ही जो लिवाइथन होती है उससे काफी गुस्सा आ जाता है, और वो अपने आप ही अपनी ताकत को दिखाने के लिए अपना ऑरा निकाल देती है, जिस वजह से सभी लोगों को यहाँ पर सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और तभी नोआ लिवाइथन को जल्दी से शांत होने के लिए कहता है, जिससे लिवाइथन भी शांत हो जाती है। वहीं पर सभी लोग लिवाइथन की पावर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं नोआ लिवाइथन से कह रहा होता है कि तुम्हें इसीलिए गुस्सा आ गया है ना कि तुम्हारे ओनर की किसी ने बेइज्जती कर दी। मैं मानता हूँ कि तुम लॉयल हो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा अपनी पावर का यूज मत करो। दूसरी तरफ रेडॉक अब नोआ की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस नेशनल ट्रेजर की पावर का अंदाजा हो चुका है, और आप भी काफी कमाल के हो कि आपने ऐसी पावर को कंट्रोल कर लिया। जो सुनकर बाकी के लोग भी नोआ की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप सही में कमाल के हो। फिर सभी लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ रेडॉक अब नोआ से पूछ रहा होता है कि आखिर हम उस बंदे का क्या करें जिसने आपको इंसल्ट किया। तो नोआ कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसने एक प्रिंस की इंसल्ट की है, अब इसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहेगा। और अब अगले सीन में यहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नोआ से एक करके सभी लोग मिलने आ रहे होते हैं। तभी उससे मिलने के लिए एलन कंपनी का हेड बायरन एलन जाता है, और उसकी बेटी का नाम होता है सिंडी। और सिंडी को एक ही बार देखकर नोआ पहचान जाता है, और वो एलन से कहता है कि तुमने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया है। जो देखकर एलन भी काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर आपको कैसे पता। तो नोआ कहते हैं कि मैं ये देखकर ही बता सकता हूँ, तुम सेकंड या फिर थर्ड जनरेशन हो, तुम वो पर्सन हो जिसका जन्म हाई रैंक में हुआ है, लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं। सिंडी पहले एक स्लेव थी है ना, जिसे तुमने अब अपनी बेटी बना लिया है। और एलन भी यहाँ पर हैरान होकर कहता है कि क्या आपको ऐसे ही पता चल गया। वहीं नोआ सोचता है कि जो कि सिंडी है कि उसके चेहरे का लुक ही ये बता रहा है कि मैं
सही हूँ। वहीं पर एलन अब नीचे बैठकर कहता है कि आप सही हो, मैंने सिंडी को एक स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन ये सारी चीजों को काफी जल्दी सीख गई और इसीलिए मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया। जो देखकर नोआ कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे ऐसी स्टोरीज काफी अच्छी लगती है, मैं तुम्हें कभी अपने घर पर बुलाऊंगा, मैं सिंडी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहूंगा। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि एलन को प्रिंस ने अपने घर बुलाया है, जो कि सच में काफी बड़ी बात होती है। और सभी लोग को देखकर एलन समझ जाता है कि उसके जाने का समय हो गया है और वो भी यहाँ से चला जाता है। जो देखकर नोआ कहता है कि एलन काफी स्मार्ट है, उसे पता है कि कब जाना चाहिए, जिस पर ये भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो और देर तक रुकता तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसे जलने लगते। तभी नोआ कहता है कि एक और कारण था जिसकी वजह से मैं ये बता पाया कि एलन सिंडी का रियल फादर नहीं है। तो ये पूछता है कि आखिर कैसे। तो नोआ यहाँ पर लिवाइथन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी को निकालता है, जिससे अब सिंडी काफी जल्दी से सेंस कर पा रही होती है। जो देखकर नोआ कहता है कि देखा तुमने, सिंडी काफी प्रोटेक्टिव है एलन के लिए। इसे देखकर हमें पता चलता है कि वो अपनी जान की परवाह न कर एलन की जान की काफी परवाह करती है, ऐसा तो सिर्फ स्लेव ही करते हैं। जो देखकर राइडोक कहता है कि आपकी नजर तो काफी तेज है, आज मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर नोआ मार्केट में चल रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर ऑस्कर दिखता है, जो कि दरअसल 8th प्रिंस है। वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा हूँ। तो ऑस्कर कहता है ये अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो क्या तुम ट्रेजर हंट को ज्वाइन करोगे मेरे साथ। तो नोआ भी इस बात को मान जाता है, जिसके बाद वो लोग कोबाल्ट स्ट्रीट पर आ जाते हैं। नोआ ने इस जगह के बारे में काफी सुना है, लेकिन वो यहाँ पर पहली बार आया होता है। इस जगह पर तुम्हें काफी एंटिक सामान मिल सकते हैं, जिनकी कीमत कभी कभार काफी ज्यादा निकल जाती है। वहीं पर ऑस्कर कहता है कि ऐसी जगह पर असली ट्रेजर को ढूंढना हर एक नॉवल को आना चाहिए। जिसके बाद वो एक एक कर हर एक सामान को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो सामान कीमती तो नहीं है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा सामान मिलता ही नहीं है। लेकिन ऑस्कर कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी जाते हुए नोआ को यहाँ पर एक किताब मिल जाती है और वो उस किताब को काफी सस्ते में यानी कि 3 रियाल में खरीद कर आ जाता है। जिस किताब को ऑस्कर देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, और वो जैसे ही उस किताब को करीब से देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक एंड्रिया के ग्रीमोन है। दरअसल जो एंड्रिया था वो एक लेजेंडरी सॉर्सरर था और कहता है कि ये तो कमाल है, ये तो एक असली ट्रेजर है, अगर इसके अंदर कुछ कमाल का हुआ तो तुम्हें इसके 1000 रियल मिल सकते हैं। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये ग्रीमोर है। तो नोआ भी सोचता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस इसे ऐसे ही उठा लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने इस किताब को उठाया तभी अचानक से मेरे मिनी स्टेट के अंदर डबल F लग गए और इसी वजह से मैंने इस किताब को खरीदा। तभी यहाँ पर नोआ नोटिस करता है कि जो उसकी लिवाइथन है वो रिएक्ट कर रही है और वो लिवाइथन को निकाल कर उस ग्रीमोर को खत्म करने वाला था। जो देखकर ऑस्कर कहता है कि नोआ आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर नोआ सोचता है कि मेरे स्टेट्स में वही लोग ऐड हो सकते हैं जिनकी खुद की व्हील होती है, इसका मतलब यह है कि इस ग्रीमोर की भी खुद की व्हील है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा ही होता है। यहाँ पर वो ग्रीमोर लिवाइथन से बचने के लिए खुद ही नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो ग्रीमोर ओपन हो जाती है, जिसके अंदर एक सील होती है जो कि अनसील हो जाती है। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि इस ग्रीमोर के अंदर उस ग्रीमोर के मालिक की आत्मा को कैद करके रखा हुआ होता है, जो कि अब बाहर आ गई है। और वो जैसे ही नोआ के ऊपर हमला करने वाली थी तभी ऑस्कर नोआ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि ये सॉर्सरर काफी खतरनाक है, इसने विंड एलिमेंट को मास्टर कर रखा था। लेकिन यहाँ पर नोआ वहाँ से भागने की जगह अपने लिवाइथन से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता है। तो वो अपने वाटर मैजिक का यूज कर उस सॉर्सरर की आत्मा को काफी ऊपर आसमान में उछाल देता है, जिस वजह से वो खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर नोआ अपने स्टेट्स में नोटिस करता है कि उसके विंड स्टेट्स के आगे डबल F लग चुके हैं। तभी नोआ यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि सभी लोग ठीक तो है ना, जिस पर ऑस्कर कहता है कि हाँ, देखकर तो यही लगता है कि किसी को भी डैमेज नहीं हुआ है। तो नोआ कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने हमले को आसमान में किया था। जो सुनकर ऑस्कर यहाँ पर काफी हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि नोआ ने ऐसे डिसीजन को काफी तेजी से ले लिया और सिचुएशन को संभाल लिया, आखिर ये इतना ताकतवर कब से हो गया। तभी वहाँ पर एक एंटीक दुकान का मालिक एलन बार्सले आ जाता है, जो कि अब नोआ से कह रहा होता है कि मैंने आपकी काफी कमाल की परफॉर्मेंस को देखा, जो देखकर मैं काफी इम्प्रेस हो गया, इसीलिए मैं आपको एक चीज को दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके काम आ सकती है। जिस पर नोआ भी मान जाता है और अब एलन यहाँ पर अपनी दुकान में उसको ले आता है, जहाँ पर एलन उन लोगों को एक रिंग को दिखाकर कहता है कि मुझे ये कहा गया है कि जब इस रिंग का असली मालिक आएगा तब ये रिंग अपनी असली फॉर्म में आ जाएगी। मैंने आज तक इसे काफी सारे लोगों को दिखाया है, लेकिन कभी इस रिंग ने आज तक रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। तो नोआ पूछता है क्या कहीं कोई कूड़ा तो नहीं है। तो एलन कहता है कि मुझे यही लगा था, इसीलिए मैंने भी इसे काफी बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये रिंग अपने आप कैसे न कैसे करके वापस यहीं पर मेरे पास आ जाती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस रिंग के अंदर कुछ न कुछ खास तो है। जो सुनकर ऑस्कर अब नोआ से कहता है कि सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम इसे ट्राई कर देखो। तो नोआ भी मान जाता है और जैसे ही वो इस रिंग को पहनता है तो वो रिंग यहाँ पर काफी ग्लो करने लगती है और इस रिंग में से नोआ को यहाँ पर आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि लेवल का लिमिट कंफर्म हो चुका है, रेयरिटी है SSS रैंक, हमें नया मालिक मिल चुका है। और जैसे ही ये आवाज खत्म होती है
उस रिंग में से एक आर्मर निकलने लगता है जो कि अब नोआ को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। यानी कि इस रिंग का असली फॉर्म ये आर्मर है। लेकिन यहाँ पर नोआ देखता है कि उसके स्टेट्स में उसे पहनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आए, यानी कि इस रिंग की अपनी खुद की कोई व्हील नहीं है। लेकिन नोआ कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी कमाल की है और काफी यूजफुल है, जो देखकर वो एलन से कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे ये खरीदूंगा, तुम्हारे पैसे मैं काफी जल्द तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। जो देखकर ऑस्कर नोआ से कहता है कि तुम रुको, इसके पैसे मैं दे दूंगा, तुम इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट मान लो, क्योंकि आज तुमने मुझे काफी एंटरटेन किया, तुमने काफी कमाल की चीजें दिखाई मुझे। जिसके बाद यहाँ पर नोआ के कहने पर ऑस्कर उसे रास्ते के बीच में ही उतार देता है। तभी अचानक से वो गुंडा वहाँ पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर नोआ को मारने के लिए आया होता है, जो कि यहाँ पर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जिसे देखकर जोया और ऑस्कर दोनों ही उसे बचाने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन नोआ उन लोगों को रोककर अपने उस रिंग को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि नोआ यहाँ पर काफी पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उस गुंडे के हमले को बिल्कुल रोक लेती है। जिसके बाद वहाँ पर नोआ का बॉडी गार्ड जाता है, जो कि उस गुंडे को पकड़ लेता है। वहीं पर ये सारी चीजों को देखकर ऑस्कर नोआ से कह रहा होता है कि आखिर तुमने ये शील्ड कैसे बनाई? तो वो कहता है कि मैंने इस रिंग को लिवाइथन के साथ लिंक कर दिया, अगर कोई भी मेरे ऊपर हमला करने वाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी। जो सुनकर ऑस्कर फिर से उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये चीज तुम्हें अभी ही मिली है और अभी ही तुमने इसे मास्टर भी कर लिया, तुम तो काफी कमाल के हो। जिसके बाद यहाँ पर नोआ फिर से एलिसिया का गाना सुनने के लिए आता है। वो यहाँ पर इसलिए आया होता है ताकि वो उसे बता सके कि जो भी लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो अब आगे से उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि इस बार कोई गुंडे नहीं लेकिन कुछ नशेड़ी आ जाते हैं एलिसिया को छेड़ने के लिए। लेकिन वो नशेड़ी अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी नोआ वापस से बीच में आकर अपनी सिल का यूज कर उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार का यूज कर उनके ऊपर बिजली से हमला कर लेता है, जिस वजह से वो लोग भी काफी डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर इस जगह का मालिक आ जाता है, जिसे देखकर नोआ उसे कहता है अगली बार से ऐसे गुंडों को और नशेड़ियों को अंदर मत आने देना। लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं आखिर पैसे कैसे कमाऊंगा, वो लोग मेरे कस्टमर्स हैं। तो नोआ कहते कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे इस बिजनेस को मैं खरीद रहा हूँ। और नोआ के कहने पर जोई उस बंदे को काफी सारे पैसे दे देती है और वो इस जगह को खरीद लेता है। जो देखकर एलिसिया भी यहाँ पर काफी हैरान होती है। वो नोआ से कहती है कि आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसके लिए आपको कैसे रिपे करूँ। तो नोआ कहता है कि यार तुम चिंता मत करो, तुम बस गाना गाओ, मुझे बस तुमसे तुम्हारा म्यूजिक चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से यहाँ पर गाना गाती रहो। जो सुनकर वो भी काफी हैरान होती है और कहती है कि आपको मेरा गाना इतना पसंद आया? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज को एक दिन राजा सुने, तब तक अपनी सिंगिंग को और भी इम्प्रूव करती रहो। जो सुनकर वो भी काफी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो फिर से नोआ के कहने पर गाना गाती है और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो नोआ की मेड होती है वो उसे तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक और मेड आकर मुझसे कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई गेस्ट आए हैं। जहाँ पर नोआ को पता चलता है कि उस बंदे का नाम डेड मार्ले है, जो कि हॉलजॉय का गवर्नर है। ये जो हॉलजॉय है ये दरअसल नोआ के स्टेट का यानी कि जो जमीन है उसके अंदर ही आती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो रॉयल फैमिली होती है उनके अंदर ये रिवाज होता है कि जितने भी प्रिंस होते हैं उन्हें अलग अलग जगहें दी जाती हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स के बारे में सीख सके। और उस एरिया में यानी कि उस जमीन के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ का जो लॉर्ड है तो वो अपने प्रिंस के पास आएगा। और इसी वजह से वहीं का लॉर्ड आया होता है नोआ के पास, जहाँ पर मार्ले अब नीचे बैठकर उसे बाव करता है और कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए काफी बड़ी बात है। तो नोआ कहता है कि इतनी भी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, आओ और आकर आराम से बैठो। तो वो भी यहाँ पर आराम से बैठ जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर दूसरी बार मिल रहे हैं, मैं आपसे 1.5 साल पहले भी आकर मिला था जब राजा ने मुझे हॉलजॉय का गवर्नर बनाया था। तो नोआ उससे पूछता है कि आखिर हॉलजॉय में कैसा चल रहा है? मैंने सुना कि इंपीरियर ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम्हारा जो हॉलजॉय है उसके अंदर बाढ़ आ गई है, तो तुम्हें ऑर्डर मिले हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। जहाँ पर उससे बात कर नोआ को समझ आता है कि वहाँ पर हॉलजॉय में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हॉलजॉय है वो काफी अच्छी प्रोडक्शन रीजन है और वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है और वहाँ पर एक काफी बड़ी रिवर भी बहती है। लेकिन उसी रिवर में पानी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इसी वजह से राजा ने माले को अपॉइंट किया जिससे कि वो बाढ़ को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो इस काम को भी नहीं कर पा रहा है। तो नोआ पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तो माले उससे कहता है कि हमारे पास कोई भी फंडिंग नहीं है एक्शन लेने के लिए, हमारे पास कोई भी पैसा ही नहीं है। तो नोआ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो इंपीरियल ऑर्डर मिले हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ मुझे मिले तो हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर है वो बस हमेशा बहाने देता रहता है, वो हमें पैसे दे ही नहीं रहा। जो सुनकर नोआ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर तुम मेरे पीछे आओ। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर उस होम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी मजे से खाना खा रहा होता है। लेकिन नोआ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, अचानक से कैसे आना हुआ। तो अब नोआ कह रहा होता है कि माले ने मुझे सारा सब कुछ बताया कि तुम इनके फंड्स को रिलीज करने में काफी देरी कर रहे हो। तो मिनिस्टर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नोआ कहता है तो फिर तुम इन्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो मिनिस्टर बताता है कि इसके पीछे एक काफी अच्छा रीजन है। तो नोआ कहता है कि
कि तुम ये मत कहना कि मैं बच्चा हूँ तो इस चीज को मैं समझूंगा नहीं, तो चुपचाप से बताना शुरू करो। जो सुनकर यहाँ पर मिनिस्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो नोआ कहता है कि ठीक है, तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो मिनिस्टर बताता है कि आपको पता ही होगा कि हॉलजॉय के अंदर काफी फ्लड आ रखा है, जो कि पिछले साल भी आया था, लेकिन हमारे राजा इतने दयालु हैं कि उन्होंने इन लोगों के एक साल के टैक्स को माफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास अभी भी टैक्स का बचा हुआ पैसा है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि उन लोगों को सबसे पहले उन पैसों को यूज करना चाहिए। जो सुनकर नोआ कहता है तुम अभी भी मुझे बच्चा समझ रहे हो, है ना? इन लोगों के शहर में बाढ़ आ गई थी तो राजा ने इनसे टैक्स नहीं लिया। इन लोगों से टैक्स इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर ये आखिर टैक्स ही कैसे भरते? और तुम बात तो ऐसे कर रहे हो कि इनके पास पैसे हैं लेकिन ये यूज नहीं करना चाहते। मुझे तो तुम में ही गड़बड़ लग रही है। जो सुनकर मिनिस्टर काफी डर जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं अभी इन्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो नोआ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तब मिनिस्टर फिर से एक बहाना देता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एम्परर के लिए एक समर रिट्रीट बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी में भी ठंड लगेगी और राजा की भी अभी उम्र हो चुकी है। उन्हें अपना समय गर्म जगह पर नहीं बिताना चाहिए बल्कि उन्हें एक ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर ठंडा हो। लेकिन ये तो एक सिर्फ रिट्रीट है जिसे सिर्फ एम्पायर ही यूज कर सकते हैं, यानी कि राजा। तो नेचुरली वो जगह तो एक रॉयल विला बन जाएगी। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हमें एक ऐसी सिटी बनानी चाहिए जिसे राजा अपना विला बोल सके, और ऐसा करने के लिए काफी सारे पैसे लगेंगे। जो सुनकर यहाँ पर मार्ले काफी चिढ़ सा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मिनिस्टर कितना करप्टेड है, ये राजा का नाम बोलकर नोआ को फिसला लेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो नोआ होता है वो मिनिस्टर की बात में बिल्कुल भी नहीं आता। वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम रॉयल फैमिली के अगेंस्ट एक क्राइम कर रहे हो, तुम कितनी बेवकूफ भरी बातें कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड आ गई है वहाँ पर कंट्रोल की जरूरत है और तुम यहाँ पर एक विला बनाने की बातें कर रहे हो और सिर्फ इसी वजह से तुम इन्हें पैसे नहीं दोगे। क्या तुमने मुझे और मेरे फादर को बेवकूफ समझा है? जो सुनकर मिनिस्टर भी यहाँ पर काफी डर जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। तो नोआ कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम इन्हें इनके फंड्स जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नहीं तो मैं जाकर राजा को सारी बातें बता दूंगा। जो सुनकर मिनिस्टर काफी डर जाता है और कहता है कि मैं अभी सारे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो देखकर यहाँ पर मार्ले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी नोआ मिनिस्टर की बातों में नहीं आया, बल्कि उसने उसे काफी इजीली कंट्रोल भी कर लिया। और वो नोआ से कह रहा होता है कि आप काफी कमाल के हो, आपने काफी अच्छे से नेगोशिएट किया। जो सुनकर नोआ भी सोचता है कि अच्छा, इसे लगा कि मैं भी बाकी लोगों की तरह होऊंगा। और अगले सीन में यहाँ से मार्ले चला जाता है हॉलजॉय को संभालने के लिए। तभी नोआ के पास एक गार्ड आता है और उसे बताता है कि राजा आपको बुला रहे हैं। और नोआ भी जाकर अपने फादर से मिलता है। वहाँ पर उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं हॉलजॉय की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना कि किस तरीके से तुमने मिनिस्टर को सबक सिखाया। और नोआ भी यहाँ पर हैरान होकर कहता है कि आपको इतनी जल्दी पता भी चल गया। तो नोआ कहता है कि मेरी इतनी तारीफ मत करिए, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और मेरी जगह और कोई होता तो वो भी वही करता। तो राजा कहते कि नहीं, वो और कोई नहीं कर सकता, तुम सिर्फ 6 साल के हो लेकिन फिर भी तुम काफी कमाल के हो। और अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पर नोआ भी काफी शर्माने लगता है। तभी उसके फादर उसकी लिवाइथन को भी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो काफी जल्दी इस मैजिक स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया। इस तलवार की हिस्ट्री काफी डार्क रही है लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसे मास्टर कर पाए, ये काफी कमाल की बात है। वहीं नोआ भी ये सुनकर याद करता है कि जब पार्टी में लिवाइथन ने अपनी पावर को रिलीज किया था, वहाँ पर उसने अगर लिवाइथन को रोका नहीं होता तो वहीं पर काफी सारे लोग मारे जाते। लेकिन तभी राजा उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा ये रहेगा कि तुम तलवारबाजी को अच्छे से सीखो, और तुम्हें तलवारबाजी सिखाने के लिए मैंने एक टीचर का बंदोबस्त किया है। इसका नाम नोबल है। ये हमारे पूरे एम्पायर का सबसे कमाल का तलवारबाज है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे टक्कर दे सके। इसे तुम सब कुछ अच्छे से सीखना। तो नोआ कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी नोबल कहता है कि शुरू करने से पहले मैं नोआ से एक बार लड़ाई कर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे लड़ता है। जहाँ पर किंग भी इस बात से सहमत होते हैं। जो देखकर यहाँ पर नोआ भी काफी शौक होता है और सोच रहा होता है कि नोबल की बात को किंग ने इतनी आसानी से मान लिया, यानी कि राजा नोबल को ट्रस्ट करते हैं। जिसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर नोबल नोआ से कह रहा होता है कि अब आओ, तुम्हें मुझ पर जैसे हमला करना है करो। जहाँ पर नोआ भी मान जाता है और वो फील कर पा रहा होता है कि लिवाइथन भी लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड है, तो वो भी अब हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नोआ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो नोबल को काफी आसानी से हरा देता है। जो देखकर नोबल अब राजा से माफी मांगता है और कहता है कि नोआ तो ऑलरेडी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्हें मैं अब कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। नोआ के सामने मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर किंग काफी इंप्रेस होकर हंसने लगते हैं और वो नोआ की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड बनाऊंगा, इस जॉब को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जिस बात के लिए नोआ भी मान जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम है ये एक सालाना इवेंट होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एम्पायर के कोने कोने से आ रहे होते हैं। ये एक ऐसा नेशन है जो अपने वॉरियर्स को खजाना मानता है। तो कहा जाता है कि जो एक वॉरियर का पाथ होता है वो एक सक्सेस का पाथ होता है। इस एग्जाम में सभी
फाइटर्स को सबसे पहले अपने रीजन में लड़ाई करनी होगी और जो विजेता होगा वो फाइनल में जाकर कैपिटल में लड़ाई करेगा और फिर लास्ट में जो विजेता होगा उसे नाइट का टाइटल मिल जाएगा और उसे तुरंत ही सोसाइटी में अपर दर्जा दिया जाएगा। वही जो नया नाइट होता है उसका सबसे पहला यही काम होता है कि वो हेड जज का सबऑर्डिनेट बने। यहाँ पर नोआ काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर नाइट मुझे सर्व करेगा तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि नोआ को जितने भी सर्वेंट्स मिलते हैं वो उतना ही ताकतवर हो जाता है। यहाँ पर राजा नोबल से पूछ रहे होते हैं कि आखिर नोआ को इस इवेंट को कैसे जज करना चाहिए, तो वो कहता है कि अगर राउंड रोबिन से या फिर एलिमिनेशन से, ये सबसे पहली चीज है जो हेड जज को डिसाइड करनी चाहिए। तभी नोआ कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे रीजनल का जज ना बनाकर सिर्फ कैपिटल में जज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि एम्पायर काफी बड़ा है। मैं हर रीजन में जाकर सारी बैटल्स को नहीं देख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी वजह से मैं किसी ताकत पर कैंडिडेट को इग्नोर कर दूं। तो राजा भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पर अगले सीन में नोआ जोई के साथ होता है, जहाँ पर वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे विलेज में क्या कोई नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी कहती है कि हाँ, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे विलेज हर एग्जाम में भेजता है। तो नोआ कहता है कि इस बार मैं सारे एग्जाम्स को लिखने वाला हूँ, तो उन्हें कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को भेजे। तो जोई कहती है कि दरअसल बात ये है, हमारा विलेज सिर्फ एक पर्सन को इसीलिए भेजता है क्योंकि हमारे विलेज के पास इतने पैसे नहीं है कि हम ज्यादा लोगों को भेज सके, और ऊपर से कैपिटल में ज्यादा खर्चा भी आता है। पूरा विलेज डोनेशन इकट्ठा कर एक पर्सन को भेजने की कोशिश करता है। सभी लोगों की होप सिर्फ उसी पर्सन पर होती है, क्योंकि सिर्फ वही होता है जो कि विलेज की किस्मत को बदल सकता है। तो नोआ कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अपने विलेज से कहो कि जितने लोगों को भी वो भेज सकते हैं वो भेजे, और उसका खर्चा मैं देख लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के आगे से कोई टैलेंटेड पर्सन इग्नोर हो जाए। तो जोई कहती है लेकिन इसमें काफी खर्चा आएगा। तो नोआ कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, और इतना बोलने के साथ ही वो डीलन को बुलाता है और कहता है कि कैपिटल में जाकर जितने भी खाली घर हैं उन्हें ढूंढो और उन सभी को खरीद लो, और अगर वो भी कम पड़ जाए तो डर्मेटरीज बना लेना। और रही बात लोगों के खाने की, तो जाओ जाकर सारे मर्चेंट से बात करो जिनके साथ हमारा कनेक्शन है। जो सुनकर जोई भी यहाँ पर काफी खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर नोआ विलेज के लोगों के लिए इतना कुछ करने वाला है। फिर यहाँ पर अगले सीन में नोआ एलन के पास आता है ताकि वो जोई के विलेज के लोगों के लिए फ्री खाना करा सके, लेकिन वो पैसे का खर्चा देखकर कहता है कि ये अमाउंट तो कुछ गलत लग रहा है। तो एलन कहता है कि रिक्वेस्ट आपकी है तो हम लोग आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट किया है। तो नोआ कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं प्रिंस हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे मर्चेंट अपना घाटा करवाओगे, जरूर तुम बदले में कुछ ना कुछ तो चाहते हो। जो सुनकर एलन भी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम काफी छोटे हो लेकिन फिर भी तुम मेरे इंटेंशन को समझ गए, और कहता है कि हाँ, मुझे बदले में कुछ चाहिए। नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस में एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सिफारिश लगाकर मेरी जान पहचान की किसी लड़की को पैलेस में जॉब दिलवा दो। तो और यहाँ पर नोआ भी समझ जाता है कि अगर एलन की जान पहचान की कोई लड़की पैलेस में काम करती होगी तो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो सबसे पहले वो एलन को भी पता चल जाएगी, और अगर ऊपर से राजा के साथ उसे नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा गया तो इन लोगों का प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर नोआ भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि लेकिन एक शर्त है, जिस लड़की को भी तुम भेजोगे अगर वो मुझे पसंद आई सिर्फ तभी मैं अप्रूव करूंगा। तो एलन भी इस बात को मान जाता है, मैं एक ऐसी लड़की को ही भेजूंगा जो कि आपकी स्टैंडर्ड्स की हो, और कहता है कि मुझे आपकी सर्विस करने का मौका दो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो याद रखना काफी बुरा होगा। तो वो भी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद नोआ यहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि एलन को मेरा सबऑर्डिनेट्स बनाने के बाद मेरे स्टैट्स काफी बढ़ गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ताकतवर होता रहूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके वाटर पर जो डबल एस लगा होता है वो अब सिर्फ एक एस हो जाता है, जो देखकर उसे लगता है कि अगर अलमारी में कुछ हो तो नहीं गया। जहाँ पर इस चीज से बात करने के लिए वो राजा के पास आता है, वहाँ पर जाकर वो पूछ रहा होता है कि अलमारी में कुछ हुआ है क्या, जहाँ पर राजा भी हैरान होकर कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता। जो सुनकर नोआ भी कहता है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ साइंस को नोटिस किया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आकर राजा को कुछ बताता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उस मैसेंजर का मैसेज को सुनकर राजा नोआ की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तुमने सही कहा था, अलमारिया में कुछ तो चल रहा है। दरअसल वहाँ पर लोगों ने विद्रोह कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि विद्रोह कितना बड़ा है? वहाँ पर नोआ सोचता है कि उसकी रैंक थोड़ी सी ही घटी है, और फिर वो अपने फादर से कहता है कि जो विद्रोह है वो कुछ ज्यादा नहीं है। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ 5000 लोग हैं जो कि विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन नोआ वो तुम्हारे एरिया के अंदर है, क्या तुम खुद जाकर उन्हें शांत करोगे? तो नोआ कहता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस समय पर मैं काफी यंग हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई कॉम्बैट नहीं आती है, और मुझे नहीं लगता कि सोल्जर्स मेरी कोई भी बात को सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ मेरे बड़े भाइयों को भेजना चाहिए। जो सुनकर राजा कहते हैं कि मैंने तुमसे ये आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कोई भी बात नहीं, मुझे पता है कि तुम सारी चीजों को सोच समझ कर करते हो, तो तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे? तो नोआ कहता है कि मेरे ख्याल से मेरा बड़ा भाई हेनरी सही रहेगा। मेरे भाई के अंदर वो एबिलिटीज हैं
जो कि विद्रोह को रुका सकती है। तभी उसे फादर भी कहते हैं कि हाँ तुमने काफी अच्छी चॉइस की, तो ठीक है तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हेनरी भी नोआ के साथ अल्मारिया में जा रहा होता है, जहाँ पर हेनरी नोआ से कह रहा होता है कि क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम मुझे मौका देना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारा मौका है वहाँ पर छाने का। अगर तुम खुद उस चीज को रुकाओगे तो वो तुम्हारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी और बाद में वो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। तो नोआ भी कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस कम है और आप मेरे से काफी ज्यादा शांत पर्सन हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से फालतू में कोई लोग मर जाए। लेकिन तभी अचानक से नोआ को कुछ सेंस होता है और वो कैरेज को एकदम से रुकवा देता है, जो देखकर हेनरी भी कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताता है कि लिवाइथन ने रिया किया है, मतलब कि कोई दुश्मन है जो कि हमला करने वाले हैं। और नोआ यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो लोग मेरी वजह से यहाँ पर हमला कर रहे हैं, मैं इसमें मेरे भाई हेनरी को इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। और उनसे लड़ने के लिए वो अकेले ही नीचे उतर जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है कुछ लोग मिलकर उस पर वाटर का अटैक कर देते हैं और उसे ट्रैप कर लेते हैं। और यहाँ पर नोआ भी अपनी सिर का यूज कर उस अटैक से बच जाता है, जहाँ पर नोआ समझ जाता है कि क्योंकि ये लोग वाटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अल्मारिया से ही हैं। और वो लोग भी यहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर नोआ भी लिवाइथन को निकाल कर एक एक कर सभी को हरा देता है। और यहाँ पर हेनरी भी ये सारी चीजों को देखकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि नोआ ने अकेले ही इतने सारे लोगों को आराम से हरा दिया। और इन्हें देखकर हेनरी कहता है कि ये लोग मर गए, काश हम लोग इनसे पूछताछ कर पाते। तो नोआ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने मारा नहीं है, मैंने बस इन्हें बेहोश किया है लिवाइथन की पावर का यूज कर। और वापस से हेनरी चेक कर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो सही में जिंदा है। तो नोआ कहता है कि इनसे जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे वो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे सीन में नोआ यहाँ पर आकर एलन से मिलता है और कहता है कि अल्मारिया के सराउंडिंग के जो एरिया के अंदर बिजनेस तुम करते हो है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो नोआ कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि अल्मारिया के अंदर एक विद्रोह हो गया है और मैंने सुना है ज्यादातर लोग लड़ने के लिए हॉर्स पर आते हैं, तुम ये लो, मैं तुम्हें 10,000 रियान दे रहा हूँ, अभी के अभी जाकर अल्मारिया के अंदर घोड़ों का जितना भी चारा है वो सारा सब कुछ तुम खरीद लो और कहीं जाकर उस खाने को छुपा देना, जिससे कि दुश्मनों के पास अपने घोड़ों के लिए खाना बचेगा ही नहीं, तो उनके घोड़े काफी कमजोर हो जाएंगे, जिस वजह से उन्हें रोकना काफी आसान हो जाएगा। और वो भी बिना किसी किए बिना। जो सुनकर एलन भी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है आप तो काफी कमाल के हो, क्या ही कमाल का आइडिया निकाला है, मैं अभी जाता हूँ। और इतना बोलने के साथ वो पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ कुछ लोगों ने नोआ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नोआ ने उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। पर इसी चीज के बारे में बात करने के लिए राजा ने नोआ को यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो राजा यहाँ पर कहते हैं कि जो असेसियन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे उन लोगों ने काफी कीमती इन्फॉर्मेशन दी है, वो लोग तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो तुम्हें बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सके। जो सुनकर नोआ कहता है कि उन असेसियंस ने तो ये सारी चीजों को काफी इजीली बता दिया, आखिर क्या पता वो लोग झूठ भी बोल रहे हो। जो सुनकर किंग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम सही में काफी चालाक हो, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक तरीका है जिससे कि ये पता चलाया जा सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सच। और यहाँ पर नोआ भी समझ जाता है कि राजा यहाँ पर टॉर्चर करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद राजा फिर से उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग तुम्हें किडनैप कर लेते तो फिर मुझे यहाँ पर काफी डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ती, लेकिन तुमने दुश्मनों के हॉर्सेस को इसी तरह अपना टारगेट बनाया, ये आइडिया सही में काफी कमाल का था। जो सुनकर नोआ भी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने हॉर्सेस के खाने को खरीदने का ऑर्डर सिर्फ अभी दिया होता है और राजा तक ये बात इतनी जल्दी पहुँच गई। तो राजा कहते हैं कि ये आइडिया कोई भी निकाल सकता था, जिसमें हॉर्सेस का खाना हम लोगों को खरीदना था। इनफैक्ट जो एल्बर्ट है यानी कि जो क्राउन प्रिंस है उसने ये आइडिया दिया था कि वो सारे रेबेलियंस को भूखा मार देगा, लेकिन तुमने ये रियलाइज करा दिया कि अगर हम लोग ऐसा करते तो वो लोग हमारे लोगों पर ही हमला करते खाने के लिए, इसलिए तुमने उन लोगों के घोड़ों को भूखा मरने का ऑप्शन चुना और ऐसा तुमने खुद के पैसों का यूज करके किया। तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारे एक्शन लेने की एबिलिटी सही में काफी कमाल की है, ऐसा करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। किंग यहाँ पर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस काम करने के लिए तुम्हें मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। वो यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि ओके, मैं तुम्हारे कर्ज के ऊपर एक और स्वॉर्ड का एडिशन कर दूंगा। जो सुनकर नोआ यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर हमें बताने लगता है कि ये जो एम्पायर है ये वॉरियर्स का नेशन है, अगर तुम्हारे कर्ज के ऊपर स्वॉर्ड लगाई जाती है जो कि वॉरियर का सिंबल होता है, और ऐसा होना काफी बड़ी ऑनर की बात होती है। अगर कोई भी किंग की बिना परमिशन के अपने क्रश के ऊपर एडिशनल स्वॉर्ड को लगा लेता है तो इसे क्राइम माना जाता है और जिसने भी ये किया है उसे मार दिया जाता है। और इस रिवॉर्ड के लिए नोआ यहाँ पर अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ एलन से मिलता है। वो यहाँ पर आके बताता है कि काफी अलग अलग तरह का चारा है जो कि ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, और ये भी बताता है कि कौन से रास्ते से वो आने वाले हैं, इसीलिए सारा चारा खरीदना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और रही बात रिबेलियंस के लीडर की, वो काफी बेकार बंदा है क्योंकि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं श्योर हूँ कि आपको उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना। लेकिन तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो कि नोआ को बताती है कि मेन गेट पर एक वांटेड सोल्जर आया है जो कि आपको अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। तो नोआ भी उसे जाकर मिलता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस सोल्जर की काफी बुरी हालत होती है और वो बताने लगता है कि वो अलमारिया में काम
काम करता है और अरमाया के अंदर भी विद्रोह शुरू हो चुका है। मेरे सुपीरियर्स उनसे लड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं रिपोर्ट देने के लिए आपके पास आ गया। जिसकी बातें सुनकर एनल सोचता है कि ये रिपोर्ट देने आया है, लेकिन प्रिंस को तो इसके बारे में ऑलरेडी पता है। वहीं नोआ उस सोल्जर को नहीं बताता कि उसे ऑलरेडी पता है, उसे सिर्फ कहता है कि शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे हील कर दो और इसे रिवॉर्ड में 1000 रियाल देना। और ये बोलकर नोआ यहाँ से चला जाता है। वहीं पर ये चीज को देखकर एरन काफी हैरान होता है और नोआ से कह रहा होता है कि आपको तो इस रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी पता ही था, लेकिन फिर भी आपने इसे रिवॉर्ड क्यों दिया? तो नोआ कहता है कि हाँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सोल्जर मेरे लिए इतना लॉयल है कि इतना खतरा उठाकर भी वो यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देने आया है, इसी वजह से वो रिवॉर्ड को डिजर्व करता है। अगले सीन में नोआ यहाँ पर अपने रूम में होता है, तभी वहाँ पर जोए उसके पास आती है, जो कि काफी परेशान लग रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ भी बता सके वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर नोआ भी उसे देखकर पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी वो उसे एक पैसे की पोटली पकड़ा लेती है, जिसके अंदर 500 रियाल होते हैं और जोए बताती है कि किसी ने मुझे ये दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किसने दिया। बदले में वो चाहते हैं कि मैं आपकी चाय में ये मिला दूं, इसे पीकर आपको नींद आ जाएगी। तो नोआ कहता है कि इसका मतलब जब तुम मुझे ये पिला दोगी तब तुम मुझे उन लोगों के हवाले कर दोगी। लगता है कि ये रेविलियंस का ही काम है। और वो जोए से कहता है कि आखिर ये सारी चीजों को तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो वो कहती है कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती हूँ, आपने मेरी मदर की मदद की है और मेरे विलेज की भी, लेकिन उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और ये सुनकर नोआ यहाँ से जाता है और उसे एक चेक को पकड़ा देता है, जिसमें कि लिखा होता है कि दुश्मनों ने तुम्हें 500 रियाल में खरीदने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इस वजह से मैं तुम्हें रिवॉर्ड में 5000 रियाल दे रहा हूँ। जहाँ पर जोए भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर मैं इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ? तो नोआ कहता है कि नहीं, तुम्हें ये रखना ही होगा। जो सुनकर ये काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद नोआ उसे कहने लगता है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस दवाई को पीने वाला हूँ और जैसे ही मैं सो जाऊँ मुझे तुम उनके हवाले कर देना, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम भागकर जल्दी से कहीं पर छुप जाना। अगर तुम आसपास रहोगी तो वो लोग तुम्हें मारने का ट्राई करेंगे। जहाँ पर जोए को भी नोआ की बात माननी पड़ती है। और अगले सीन में नोआ को जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि वो तो बेहोश हो चुका था और उन रेबेलियंस ने उसको पकड़ा हुआ है और उसके हाथ पैरों को भी बांध रखा होता है। वहीं नोआ ने लिवाइथन को छुपा कर रखा हुआ था और वो उसे बाहर निकालता है और वो अपनी उसी रिंग का पावर का यूज कर अपने आप को छुड़ा लेता है। और जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो तो एक घोड़ा गाड़ी के अंदर होता है। फिर वो लिवाइथन से कहता है कि अब मुझे मेमोरीज दिखाओ, आखिर अब तक क्या क्या हुआ। जहाँ पर लिवाइथन भी उसे सब कुछ दिखा रही होती है कि जहाँ पर चाय पीने के बाद नोआ सो गया था, तब वो रिबेलियंस जल्दी से आकर उसको किडनैप कर लेते हैं। वहीं जोए भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उन लोग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सीधा ही नोआ को बांधकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोआ कहता है कि मुझे अब सारी सिचुएशन समझ में आ गई है, और ऐसा बोलने के साथ ही वो उन लोगों के सामने चला जाता है, जो देखकर वो लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इसकी रस्सी किसने छोड़ी। वहीं नोआ इनका कोई भी सवाल का रिप्लाई नहीं देता है और सीधा ही जाकर एक बंदे के ऊपर हमला कर उसे मार देता है, जो देखकर नोआ भी कहता है कि मैं काफी सोच रहा था कि तुम लोगों से मुझे कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सभी लोग काफी यूजलेस हो। जो सुनकर वो सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और अब वो नोआ के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर नोआ भी उनके सारे हमलों से बच रहा होता है और एक एक करके सभी को मारे जा रहा होता है। और सभी को हराने के बाद नोआ देखता है कि जोए वहाँ पर कुछ गार्ड्स को लेकर आ चुकी होती है और वो भी यहाँ पर नोआ को सेफ देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि माफ करना, मुझे पता है कि आपने मुझे छुपने के लिए कहा था, लेकिन मुझे आपकी काफी चिंता हो रही थी तो मैं आपको बचाने के लिए आई, लेकिन यहाँ पर देखकर लगता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सब सुनकर नोआ फिर गार्ड्स के कैप्टन से कहता है कि इन सारे गुंडों को संभाल लो तुम। फिर वो भी मान जाते हैं और एक एक कर सारे गुंडों को उठाने लगते हैं। वहीं एक आदमी को उठाते टाइम उसकी तलवार नीचे गिर जाती है, तभी वो गार्ड भी उस तलवार को उठाने ही वाला होता है, जो देखकर नोआ जल्दी से उसको रोकता है और कहता है कि इसे बिल्कुल भी छूना मत। जो सुनकर सभी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, जहाँ पर नोआ फील कर पा रहा होता है कि इस डैगर के अंदर से काफी भयानक एनर्जी निकल रही होती है, जहाँ पर नोआ भी सेंस कर पा रहा होता है कि इसके ऊपर कर्स लगा हुआ है और इसके ऊपर कर्स लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि रिबेलियन का लीडर करफुन है। और अब नोआ के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस आइडिया के बारे में वो लिवाइथन से कहता है और कहता है क्या तुम ये कर सकती हो? तुम जैसे मैजिक स्वॉर्ड के लिए ये करना काफी आसान होगा। जहाँ पर लिवाइथन भी उसे इशारा करते कहती है कि हाँ, कि वो बिल्कुल भी तैयार है। और अब नोआ भी लिवाइथन की पावर का यूज कर हमला कर देता है और वो हमला हम देखते हैं कि दुनिया के बाहर निकलकर काफी दूर जाता है और वो हमला अपने आप ही करफुन को ढूंढ लेता है और सीधा ही जाकर उसे लगता है और वो इस वजह से वो मार जाता है। मतलब कुछ भी चल रहा है। एनीवेज अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग अब फिर से नोआ की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कल रात तुमने रेबिलियन के लीडर को हमला कर मार दिया। वो हमला उसे काफी अचानक से लगा, उसे रिएक्ट करने का कोई मौका भी नहीं मिला। तो नोआ भी कहता है कि हाँ, उसने लिवाइथन का यूज किया और उसके हेटरेट का पीछा किया और सीधा ही हमला कर उसे मार दिया। अब क्योंकि करफुन मर चुका है, जिस
जिस वजह से अल्मेरिया के जितने भी रिबेलियंस हैं और अब उनके पास कोई भी लीडर नहीं है। तो अब हेनरी जाकर सभी लोगों को शांत करा देता है और इस तरीके से ये विद्रोह यहीं पर ही रुक जाता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस किसी ने भी विद्रोह किया था वो सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जहाँ पर मंत्री कहता है कि हमें सिर्फ राजा के जजमेंट की जरूरत है, जो कि उनकी पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे। तो राजा कहते हैं कि हॉर्सेस और कैटल्स को तैयार करो, हम जाकर उन सभी लोग को मार देंगे। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये काफी अच्छी पनिशमेंट है, लेकिन इस डिसीजन को सुनकर नोआ बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता और वो राजा के सामने आकर कहता है कि प्लीज अगर हो सके तो ऐसा कुछ भी मत करिए, उन लोगों को पनिशमेंट मत दीजिए। जो सुनकर राजा और बाकी के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये नोआ क्या कह रहा है, जिससे राजा भी कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो बताता है कि उन लोगों को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग जो विद्रोह करता है उनके लीडर को बीच में से काट दिया जाता है और बाकी के उनके जितने भी सपोर्टर्स होते हैं उन्हें फांसी दे दी जाती है और कुछ लोगों को जो कि पार्टिसिपेट करते हैं उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। लेकिन आप जो पनिशमेंट उनको देना चाहते हो वो उससे अलग है। तो राजा कहते हैं लेकिन ये लोग काफी ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। तो नोआ कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्परर यानी कि राजा इस समय पर लोगों को ब्रेक करे। पनिशमेंट भी हमें लोगों को लॉ के हिसाब से ही देनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय पर कितना नुकसान हुआ है। जहाँ पर नोआ की इस बात को सुनकर राजा फिर से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम तो सच में काफी लॉजिकल बातें करते हो, तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन राजा कहते हैं कि फिर भी मुझे ऐसी हल्की सी पनिशमेंट देना मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, उनको लॉ के हिसाब से काफी खतरनाक सजा मिलेगी, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो नोआ पे कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सुनकर राजा अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि शायद तुमने सारी बातों को सुन लिया होगा है ना। तो वो भी कहता है कि हाँ, और राजा कहते हैं कि ठीक है तो अब इसे तुम हैंडल करोगे। वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो काफी सारे लोग बैठे थे वो अब नोआ की बातें सुनकर काफी इंप्रेस लग रहे होते हैं और कहते हैं कि नोआ तो बिना डरे राजा के सामने आ गया, वो सही में काफी कमाल का है। वहीं राजा भी इंप्रेस होकर नोआ के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे गलती करने से रोक दिया, अगर तुम मुझे रोकते नहीं तो हिस्ट्री में मेरा बुरा नाम बन जाता और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा और रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें एक टाइटल देना चाहता हूँ। मेरे सभी बच्चों में से सबसे कमाल के बच्चे तुम हो, तुम काफी समझदार हो और चालाक भी हो, इसलिए मैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ वाइस का यानी कि समझदार का। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रिंस नोआ को यहाँ पर टाइटल मिल चुका है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और नोआ भी यहाँ पर खुश होकर किंग का शुक्रिया अदा करता है। वहीं किंग भी अब कहने लगते हैं कि काश तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता तो क्राउन प्रिंस तुम बनते। जो सुनकर सभी लोग वापस से नोआ से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि राजा के लिए ये बात बोलना काफी बड़ी बात होती है, ये काफी ज्यादा ऑनर की बात होती है। जिसके बाद राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम काफी जल्द होने वाला है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि उसमें तुम कैसे जज करोगे? तो नोआ भी कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ? तो राजा भी यहाँ पर मान जाते हैं और हम अगले सीन में नोआ को यहाँ पर बैठे हुआ दिखते हैं, जहाँ पर उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनके हाथ में बाल्टी होती है, जहाँ पर नोआ की इशारा करने पर वो लोग उस पर पानी फेंक देते हैं। पर हम देखते हैं कि नोआ की सील ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर उसे पानी से बचा लेती है। जिसके बाद नोआ राजा से कह रहा होता है कि अब तो आपने ये देख ही लिया होगा, तो नेक्स्ट सिलेक्शन एग्जाम में मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ, मतलब कि मैं पार्टिसिपेट से कहूंगा कि वो मेरे ऊपर हमला करे और उन लोगों के अटैक जितना मेरे क्लोज पहुंच सकेंगे उसके बेस पर मैं उन लोगों को जज करूंगा। जो सुनकर किंग भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, इससे तुम जजमेंट प्रोसेस को काफी इजीली कर पाओगे, लेकिन ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। अगर कोई इतना ताकतवर हुआ जिसने तुम्हारी सिर को तोड़ दिया तब तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तो नोआ कहते हैं कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। जो सुनकर किंग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुई बात, तुम मेरे ही बेटे हो, ये तुमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अगले सीन में हम यहाँ पर राजा को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राजा से कह रहा होता है कि आपने नोआ से कहा था कि काश तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता, क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के सामने ये बात को करना कुछ ज्यादा हो गया? तो राजा भी कहते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, उसने मेरी गलती को ठीक करने के साथ साथ दुश्मन के लीडर को बिना बैटलफील्ड में जाए ही मार दिया। इससे ये भी प्रूव होता है कि नोआ के पास जो मैजिक स्वॉर्ड है वो काफी खतरनाक है। और ऐसा बोलने के साथ ही वो लोग एक कॉफिन के पास आ जाते हैं जिसमें कि कोई चीज को रखा हुआ है, जहाँ पर राजा क्रूज नाम के बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे बाहर निकालो। तो वो भी कहता है कि ठीक है। जहाँ पर राजा कह रहे होते हैं कि अब कहानियों की माने, जिसमें कि कहा गया है कि जो लिवाइथन की असली सील है उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नोआ इसे हैंडल कर पाएगा। यानी कि राजा यहाँ पर लिवाइथन की सील को तोड़ने वाले हैं, जिससे कि वो तलवार काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर नाइट सिलेक्शन एग्जाम को देखते हैं जो कि आज यहाँ पर होने वाले होते हैं और यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स एक एक कर यहाँ आगे आ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये नाइट एग्जामिनेशन एग्जाम ये काफी बड़ा एनुअल इवेंट होता है किंगडम में। इस नेशन का जो ऑफिशियल नेम है वो है मेरिस एम्पायर। मेरिस एक एशियंट वर्ड है जिसका मतलब वॉरियर होता है, इसीलिए इस एम्पायर को
वॉरियर्स का नेशन कहा जाता है। यहाँ पर तुम लोग को अगर सक्सेस पानी है तो तुम्हें मिलिट्री में ज्वाइन होना पड़ेगा और उनकी यही सक्सेस नाइट सिलेक्शन एग्जाम से डिसाइड होती है। इस एग्जाम की वजह से उस रीजन में काफी अटेंशन आता है, लेकिन ये साल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस एग्जाम के हेड जज खुद प्रिंस नोआ है और यही देखने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहला कंटेस्टेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए नोआ पर अटैक कर देता है। तभी नोआ की सील भी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पर वो कंटेस्टेंट लगातार उस पर हमला कर नोआ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सील बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिल रही होती। वहीं पर उस बंदे की तलवार भी टूटकर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब कि वो अब हार गया है, जो देखकर ऑडियंस भी यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है और नोआ की तारीफ करने लगते हैं। और ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ से राजा देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनका मंत्री उनसे कहने लगता है कि इस साल की जो सिलेक्शन एग्जाम है वो तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो राजा भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये एग्जाम सिर्फ इसी वजह से रखा जाता है ताकि वर्दी नाइट्स को चुना जाए और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर नोआ कौन से फाइटर को चुनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर एक बंदा अपने मैजिक का यूज कर नोआ पर अटैक करता है, लेकिन फिर से नोआ की सील वहीं पर ही एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से नोआ को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, जो देखकर अपोनेंट भी हार मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआ भी यहाँ पर काफी डिसअपॉइंट होता है और कह रहा होता है कि रात होने वाली है, आज भी मुझे कोई कमाल का कैंडिडेट नहीं मिला और कल का दिन आखिरी दिन है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तभी आज की आखिरी कंटेस्टेंट सामने आती है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। लेकिन वहीं इससे पहले कि वो हमला कर पाए, नोआ को पता चल जाता है कि ये तो पावरफुल है और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जैसे ही वो हमला करती है तो वो सील भी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती और अपना पूरा दम लगाती है, जिससे कि वो उस सील को भी तोड़ देती है और नोआ को भी घायल कर देती है, जो देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी उस लड़की को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आखिरकार नोआ एक प्रिंस है और उसने उसको नुकसान पहुंचाया है, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि इसे अब पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी नोआ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, उसे छोड़ दीजिए, जो सुनकर वो लोग भी उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम शेरले है। तो वो कहता है कि तुम पास होती हो, जो सुनकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तो नोआ बताता है कि ये क्लियरली पास होती है क्योंकि इसने मेरी सील को तोड़ दिया है, इसमें बिल्कुल भी हैरान होने की कोई चीज नहीं है। और वहीं ये सुनकर सभी लोग नोआ की तारीफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि नोआ कितना ज्यादा दयालु है क्योंकि उसने इस लड़की को माफ कर दिया जिसने कि उसे घायल किया। फिर हम अगले सीन में शिले को नोआ के सामने देखते हैं, जहाँ पर नोआ उसे कह रहा होता है कि ये तो तुम्हारे पास काफी कमाल का आर्मर है, क्या ये तुम्हारा है? तो वो कहती है कि हाँ, ये मेरी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन होता आया है। वैसे आपने कहा था कि मैं पास हो गई हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है? मैंने आपको चोट पहुँचाई तो इसके लिए मेरी पनिशमेंट क्या है? तो नोआ कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमला करने के लिए मैंने ही तो तुमसे कहा था एक बार फिर से खड़ी हो जाओ और सेम हमला फिर से मेरे पर यूज करो। जो सुनकर यहाँ पर ये काफी शौक हो जाती है, जो देखकर नोआ कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम एक नाइट हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जहाँ पर उसे भी ये बात को मानना पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार निकालकर नोआ पर फिर से अपना वार करती है, लेकिन इस बार वो नोआ के सील का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। काफी कोशिश करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। जिसके बाद नोआ कहता है कि देखा, अगर मैं तुम्हारे अटैक को रोकना चाहता तो मैं उसे बिल्कुल रोक सकता था, यानी कि जो चोट मुझे लगी है वो मेरी मर्जी से लगी है, क्योंकि एक नाइट का काम होता है ऑर्डर को फॉलो करना। और मैं देखना चाहता था क्या तुम फेथफुली मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करती हो या नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुझे एक ऐसा नाइट मिले जो कि मेरी वजह से होल्ड बैक करे। मुझे घायल करने के बाद भी फिर से तुम मेरे पे हमला करने आई हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया, और हाँ, मुझे ऐसे ही नाइट चाहिए थी। जो सुनकर यहाँ पर शिले भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो नीचे बैठकर नोआ से कह रही होती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं पूरी रॉयल्टी से अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगी। तभी नोआ नोटिस करता है कि शिले की वजह से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और ऐसा आज के पहले किसी के भी वजह से नहीं हुआ था। और तभी जोए वहाँ पर एक डॉक्टर को लेकर आती है ताकि वो नोआ का इलाज कर सके, जहाँ पर डॉक्टर नोआ को चेक करके कहता है कि अच्छी बात तो ये है कि शिले का जो हमला है वो हड्डी पर या फिर किसी ऑर्गन पर नहीं लगा। जहाँ पर डॉक्टर को उसे ठीक करते हुए देखकर शिले यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि इतने छोटे से कट को भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे विलेज में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। अगर कोई भी विलेज में बीमार पड़ता है या फिर कोई घायल होता है तो हमारे एल्डर बस उनके लिए प्रे कर देते हैं। जो सुनकर डॉक्टर भी नोआ से कह रहा होता है कि सारे बिछड़े हुए विलेज में सब ऐसा ही होता है। जो सुनकर नोआ भी सोचता है और कहता है कि डॉक्टर बनने का सबसे क्विक तरीका ये है कि कोई स्टूडेंट बन जाए डॉक्टर का। तो वो भी कहता है कि हाँ। जो सुनकर नोआ शिले से कहता है कि मैं तुम्हारा पहला ऑर्डर दे रहा हूँ, जाकर अपने विलेज के सबसे समझदार और हार्ड वर्किंग लोगों को लेकर आओ। और ऐसा बोलकर वो डॉक्टर से कहता है कि जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम उन्हें अपना स्टूडेंट बना लेना, जिस पर डॉक्टर भी मान जाता है। और फिर से नोआ कहने लगता है कि उन लोगों के आने जाने का और खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ मैं देख लूंगा, बस मेरे पास उन लोगों को लेकर आओ जिनके पास डॉक्टर बनने की काबिलियत है, ताकि वो विलेज के लोगों को संभाल सके। जहाँ पर सिले भी ये सारी चीजों को सुनकर था काफी इमोशनल हो जाती है और नोआ से थैंक्स कहती है, क्योंकि वो उसके विलेज के लिए इतना कुछ कर रहा है। उसे
उसे देखकर नोआ कहता है कि नाइट्स किसी के भी आगे नहीं झुकते, तुम्हें नाइट बनने के मेहनत को सीखना होगा। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीले भी उठकर तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसे जोए मिलती है और वो उसे कह रही होती है क्या तुम कल रात अच्छे से सो पाई? तो वो भी कहती है कि हाँ, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतने लग्जरी रूम के अंदर रुकने की। विश्वास नहीं होता कि सर्वेंट्स होकर भी हमें इतने कमाल के रूम्स मिल रहे हैं। जिसके बाद वो लोग बातें करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारी मेट्स यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठी हुई होती हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर नोआ के बारे में बातें कर रही होती हैं। जहाँ पर जोए भी उन्हें देखकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हम तो बस ये इमेजिन कर रहे हैं कि नोआ की जो वाइफ होगी आखिर वो कैसी होगी। जहाँ पर जोए ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर उनकी शादी अभी थोड़ी होने वाली है, वो तो अभी सिर्फ 6 साल के हैं। तो वो मेड्स कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, बाकी सभी प्रिंस की शादी 15 साल से पहले ही हो गई थी। और फिर कहते हैं कि नोआ के लिए तो काफी सारी लड़कियां ऑलरेडी पागल हैं, आखिरकार वो है ही इतने कमाल के। और इतना बोलकर वो जोए से कहते हैं तुम भी नोआ से प्यार करती हो है ना? जहाँ पर वो भी शर्माते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहती है कि हमने देखा है कि तुम आज हाल फिलहाल में मैजिक पढ़ रही हो, तुम वो नोआ के लिए ही कर रही हो है ना? जो सुनकर वो भी अब काफी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ नोआ के काम आना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफी कमाल के हैं, मुझे काफी खुशी है कि मैं उनकी सर्वेंट हूँ। और इतना बोलने के साथ वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर ये सारी चीजों को भी शीले सुन लेती है और ये समझ जाती है कि नोआ यहाँ पर कितना कमाल का पर्सन है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर नोआ के पास आता है कुछ रिपोर्ट देने के लिए, जो कि इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम की रिपोर्ट होती है। और वो नोआ से कह रहा होता है इस बार स्क्रीनिंग मेथड के लिए शुक्रिया, इस साल के सारे नाइट्स काफी कमाल के हैं जिनको कि आपने विलेज से बुलाया था, इसके लिए शुक्रिया। तो नोआ कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं सारे नाइट्स का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो सब ये सब कुछ कर पाए, उनको ये लेटर दे देना। जिसके बाद वो नाइट भी यहाँ से जाने लगता है और नोआ शीला से कह रहा होता है कि तुम इसके साथ जाओ और इसे यहाँ से भेज देना। जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर ये बंदा यहाँ से जाने लगता है, वहीं पर शीले भी उसे बाव कर गुड बाय करती है, जो देखकर वो बंदा काफी हैरान होता है और कहता है कि हम दोनों ही नाइट्स हैं, तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से बाव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, नोआ ने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए भेजा है, नोआ तुम्हें इनडायरेक्टली मेहनत सिखा रहा है। और इतना बोलकर ही वो उसके साथ कहता है कि अगर तुम नोआ के साथ रहोगी तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगी, उनको हमेशा अच्छे से सर्व करना। तो शीले भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो नाइट वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी नोबल्स आए होते हैं और वहाँ पर एक सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस सभी लोगों को काफी पसंद आ रही होती है। दूसरी तरफ एलन नोआ का शुक्रिया अदा करता है यहाँ पर उसे बुलाने के लिए। तो नोआ भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मर्चेंट्स हैं जिनके साथ तुम दोस्ती कर सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो भी कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गाना खत्म हो जाता है, जहाँ पर उसका गाना सभी लोगों को काफी पसंद आता है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और तभी जोई यहाँ पर नोआ के पास आकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आपको देना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन गेट पर कोई इस लेटर को छोड़कर गया है। जो लेकर नोआ यहाँ से थोड़ा दूर आकर उस लेटर को ओपन करता है, जहाँ पर शीले भी कहती है कि थोड़ा सा संभल कर रहना, लेकिन लेवाइथन ने इशारा कर नोआ को समझा दिया है कि ये लेटर बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद वो लेटर को पढ़ता है, जिसमें कि लिखा होता है कि जो अल्मारिया के रिबेलियंस थे उन लोगों ने फिर से परेशानी करना शुरू कर दिया है। जिस पर जोए कहती है क्या उन लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं किया? जिस पर नोआ कहता है कि ये तो नहीं पता, लेकिन जो कोई भी इस लेटर को यहाँ पर छोड़ने आया है वो वापस इन्वेस्टिगेशन करने गया है एक स्पाई बनकर। और नोआ यहाँ पर समझ जाता है कि ये लेटर उसी सोल्जर ने लिखा होगा जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर नोआ को इन्फॉर्मेशन देने आया था। तो नोआ कहता है कि ये काफी बुरा है, सोल्जर को एक स्पाई बनने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो स्पाई बनकर गया है। अगर वो वहाँ पर पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। मेरा भाई हेनरी आसपास ही होगा वहाँ पर, मैं उसके पास इस चीज के बारे में जल्दी से मैसेज भेजता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में यहाँ पर नोआ उस मैसेज को भेज देता है और हेनरी की तरफ से भी मैसेज आ जाता है, जो पढ़कर यहाँ पर नोआ काफी परेशान होता है और बताता है कि जिस चीज का डर था वही हुआ, उस सोल्जर को पकड़ लिया गया है और उन लोगों ने उसको काफी टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्हें। तो उन लोगों ने उन्हें काफी बेरहमी से टॉर्चर किया और जब मेरा भाई वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो सोल्जर वहाँ पर बेहोश पड़ा है। ये सारी गलती मेरी है। जो सुनकर शीले कहती है कि आखिर इसमें आपकी क्या गलती है? तो नोआ कहता है अगर ये होने वाला है ये मैं पहले ही रियलाइज कर लेता तो मैं ये सब कुछ बिल्कुल रोक पाता। जहाँ पर नोआ जोए से कहता है कि चाहे जितना भी खर्चा आए उस सोल्जर को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उसकी जान बच जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो जोए भी कहती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नोआ यहाँ पर मार्केट में आया होता है, जहाँ पर शीले नोआ से कह रही होती है कि क्या आप यहाँ पर कुछ खरीदने आए हो? तो नोआ कहता है कि हाँ, मेरे भाई हेनरी ने रेबिलेंस को रोका है, इसीलिए थैंक्स के तौर पर मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। जहाँ पर वो एक दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस शॉप का ओनर उन्हें काफी सारी कीमती चीजें दिखा रहा होता है। जहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर यहाँ पर शीले काफी पसंद आ रही होती है, लेकिन नोआ को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता। उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर जाती है, जिस पर की कपड़ा डाला हुआ होता है और वो दुकानदार से कहता है कि ये चीज दो, ये चीज सभी सामान से काफी अलग लग रही है। तो दुकानदार भी कहता है कि हाँ, आपकी आंखें हर बार की तरह काफी कमाल की है, आपने सही कहा, ये काफी अनोखी चीज है
और ऐसा कहकर वो दिखाता है उस चीज को, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मूर्ति होती है जो कि कांच से बनी हुई है। इस मूर्ति को लिंडसे नाम के काफी कमाल के आर्टिस्ट ने बनाया है और इसको बनाने की आर्ट अब गुम हो चुकी है, यानी कि आखिरी पीस है जिसे कभी दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ये गॉडेस की स्टैचू है। और हाँ, लेकिन ऐसी एक और है। यहाँ पर नोआ को ये मूर्ति काफी पसंद आती है, तो वो दुकानदार से कहता है कि मैं इसे लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से ऑस्कर आ जाता है, यानी कि 8th प्रिंस। वो दरअसल यहाँ पर नोआ से मिलने आया होता है और जैसे ही उसकी नजर भी उस स्टैचू पर जाती है, वो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे ऑलरेडी जानता हूँ, और बताता है कि इस दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 मूर्ति हैं और इसकी दूसरी जो मूर्ति है वो मेरे पास है। और जैसे ही नोआ इस बात को सुनता है तो वो एकदम से जाकर उस मूर्ति को उठाकर नीचे फोड़ देता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और दुकानदार भी कहता है कि आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो नोआ कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इसके तुम्हें पूरे पैसे दूंगा और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा हूँ। और एक काम करो, सभी को बता देना कि गॉडेस की दूसरी मूर्ति भी ढूंढ ली गई है, लेकिन वो टूट गई। जो सुनकर ऑस्कर भी काफी हैरान हो जाता है और वो नोआ से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक मूर्ति है जो कि मेरे पास है, तो इसकी वैल्यू अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम तो काफी कमाल के हो नोआ, इसके लिए शुक्रिया। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और नोआ यहाँ पर दुकानदार से कहता है कि मुझे अब एक और गिफ्ट चुनने दो, तो वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद शाम हो जाती है और ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर शीले थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। तो नोआ पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, जब से मैंने आपको सर्व करना स्टार्ट किया है तब से मैं काफी सारे सरप्राइजेस देख रही हूँ, जैसे कि आज आपने इतने कमाल के ट्रेजर को तोड़ दिया, वो भी बिना किसी हेजिटेट किए। तो नोआ कहता है कि मेरे लिए वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, वो तो असली ट्रेजर था भी नहीं। मेरे लिए असली ट्रेजर वो लोग हैं जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मेरे लिए जो हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग मेरे लिए लॉयल रहते हैं, वो है मेरा असली खजाना। जो सुनकर शीले यहाँ पर फिर से काफी हैरान हो जाती है। वहीं नोआ उससे कहने लगता है कि मेरे खजाने में तुम भी इंक्लूडेड हो, कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता चल गया। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर शीले कहने लगती है कि नोआ तो कमाल का है, इससे कमाल का रूलर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इतना बोलने के साथ वो भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि मैं पूरी जिंदगी आपका पीछा करूंगी और आपको सर्व करूंगी। फिर हमें यहाँ से 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोआ अब बड़ा हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसने अपने लिए काफी सारे सर्वेंट्स को रख लिया होता है, जो कि ऑफ कोर्स उसके स्टेट्स को बढ़ा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि नोआ यहाँ से कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर वो अब नोटिस करता है कि गीगी नाम की सर्वेंट थोड़ी सी परेशान लग रही है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताती है कि पिछले 3 दिनों से आपके लिए लोग बर्थडे के गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी लाइन खत्म नहीं हुई है। जिस पर जोए कहती है कि ये तो ऐसा ही होता है, पिछले साल लोगों की लाइन 1 हफ्ते तक चली थी। जहाँ पर गीगी ये सारी चीजों को सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं नोआ कहने लगता है कि मैं सारे गिफ्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो भी गिफ्ट मुझे मिला है और उसके सेंडर के नाम को रिकॉर्ड्स में डिटेल में लिखा जाता है, और बस इसी वजह से इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि एवेलिन इन सारी चीजों को संभाल लेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नोआ काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि उसने लिवाइथन को अभी तक पूरा मास्टर कर लिया है। और इस टाइम पर नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भी काम कर रहा है, और मिलिट्री अफेयर्स का जो हेड है वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। जहाँ पर नोआ उसे जाकर मिलता है और कहता है कि मैंने सुना कि आप मुझे बुला रहे थे। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ, दरअसल मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हम लोगों को एम्पीरियर की कमांड मिली है, हम लोग राइस को एक आर्मी के साथ भेजेंगे, क्योंकि साउथ में भी रेबेलियंस चल रहे हैं। तो राइस आर्मी के साथ जाकर उन रेबेलियंस को खत्म करेगा। हम लोग उन रेबेलियंस को हमारी ताकत दिखाएंगे, जिस वजह से वो लोग डर जाएंगे और वापस से वो विद्रोह करने का सोचेंगे भी नहीं। वहीं पर नोआ नोटिस करता है कि यहीं पर ही राइस खड़ा होता है, जो कि 4th प्रिंस का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है, और ये एक आर्मी को लीड करने में काफी माहिर भी है। लेकिन नोआ को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, और वो राइस से कहता है कि तुम सच बताना कि तुम अपने साथ कितने सोल्जर्स को लेकर जा रहे हो। जहाँ पर ये सुनकर राइस की भी बोलती बंद हो जाती है, और वो नोआ को बिल्कुल भी कुछ बता ही नहीं पा रहा होता, जो देखकर हेनरी भी समझ जाता है कि राइस कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, और उससे कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। जहाँ पर हेनरी को गुस्से में देखकर राइस भी काफी डर जाता है और नीचे बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। वहीं हेनरी को इतना गुस्से में देखकर नोआ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। जो इंपीरियल फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से फंडिंग मिलती है इस बेस पर कि कितने सोल्जर्स रजिस्टर हैं। तो हेनरी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, जिसपे नोआ कहता है ये तो काफी कॉमन बात है कि जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो उन सोल्जर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं जो कि बैटल में नहीं जाने वाले। ऐसा करके जनरल्स उस फंडिंग को खुद खा सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर रेस भी समझ जाता है कि नोआ को पता चल गया है कि वो पैसे खा रहा है, तो वो वापस से यहाँ पर माफी मांगने लगता है। लेकिन हेनरी यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है, जो देखकर नोआ फिर से उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर नोआ राइस से कह रहा होता है कि इस तरीके से डरना बंद करो, जनरल के पास अथॉरिटी होती है नए सोल्जर्स को ऐड करने की। मैं तुम पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर ये देखा जाता तो ये सही होता, क्योंकि इस तरीके से दिखाया गया कि ज्यादा सोल्जर्स हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जो सुनकर हेनरी भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, कभी कभार ये कह देना भी काफी फायदा करता है कि तुम्हारी आर्मी के अंदर 1 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि
कि तुम्हारी आर्मी के अंदर 1 लाख सोल्जर होना तो भी। जहाँ पर हेनरी फिर नोआ से कहने लगता है कि तुम तो हर बार की तरह काफी कमाल के हो। जहाँ पर नोआ भी कहता है कि शुक्रिया, लेकिन ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा अलग है क्योंकि राजा के ये ऑर्डर्स हैं कि हमें किसी भी हाल में जीतना होगा। जहाँ फिर नोआ राय से कहने लगता है कि सच्ची सच्ची बताना कि आखिर असलियत में कितने सोल्जर्स जाने वाले हैं तुम्हारी आर्मी में। तो वो बताता है कि अराउंड 2000। तो नोआ कहता है कि ठीक है, कैसे भी करके उन 2000 सोल्जर्स को भेजना, जिस पर वो भी इस बात को मान जाता है। जिसके बाद नोआ यहाँ पर कागज पर कुछ लिखने लगता है और वो उसे राइस को देकर कह रहा होता है कि मिलिट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री को दे देना, वो 2000 और सोल्जर्स के खर्चा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि जितना भी पैसा बचेगा वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में मेरी यही एक शर्त है कि किसी भी हाल में हार कर मत आना। जो सुनकर यहाँ पर राइस भी काफी डर जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पर नोआ के इस जजमेंट से हेनरी भी काफी इम्प्रेस होता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। जहाँ पर हेनरी नोआ से कह रहा होता है तुमने आज तक कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। जहाँ पर नोआ भी कहता है कि हाँ, और ऐसा बोलकर वो सोचने लगता है कि मैं अब 12 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा लेवल सिर्फ 1 है। इंपीरियल फैमिली का ये एक रूल है कि जो ज्यादातर रॉयल बेबीज होते हैं वो बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। मतलब कि उनके जन्म होने के बाद वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते या फिर उन्हें किसी साजिश के चलते मरवा दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा कंपटीशन न बढ़ सके। लेकिन फिर चाहे कुछ भी हो, एक जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल उत्तराधिकारी होता है। उन्हें एक बैटल में जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर राजा ने ऑर्डर न दिया हो। जहाँ पर हेनरी उससे कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी 12 साल के हो चुके हो, अगर तुम्हें बैटल का अभी एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जहाँ पर नोआ कहता है कि अगर राजा मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं किसी भी टाइम पर चल लूंगा। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो लिवाइथन है तो तुम आराम से जीत जाओगे। वो लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी घोड़ागाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर किसी से लड़कर भाग रही थी और वो उनसे कह रही होती है कि मेरी मदद करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरीके से काफी बच्चे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके ओनर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उन पर मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तमीज में रहा करो। जहाँ पर वो बच्चों को काफी दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो मदद मांगने लगते हैं और ये सारी चीजें नोआ से बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही होती। तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर उन लोगों को रोकता है, लेकिन वो बंदे नोआ से काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन होते हो जो हमें रोक रहे हो, अपने काम से काम रखो। जहाँ पर नोआ कहने लगता है कि तुम लोग ये बताओ कि आखिर तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, मतलब कि ये स्लेव्स तुम्हारे, आखिर ये कैसे प्रूव होगा। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अनरजिस्टर्ड स्लेव को रखना एक क्राइम होता है। जहाँ पर ये सुनकर वो लोग काफी गुस्से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होता और वो नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नोआ भी अपनी लिवाइथन को बाहर निकालकर उन लोगों को काफी ज्यादा इजीली मार देता है और ये सारी चीजों को देखकर हेनरी और वहाँ के सारे लोग नोआ की काफी तारीफ करने लगते हैं। जहाँ पर नोआ भी उन बच्चों के पास जाकर कह रहा होता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, और ऐसा बोलकर वो लोग वहीं पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमें बेचने वाले थे। और ये सारी चीजों को देखकर एक बूढ़ा सा बंदा वहाँ पर आगे आता है और वो कह रहा होता है कि बहुत हुआ और कहता है नोआ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे सामने जो बच्चे हैं मैं ऐसे ही बच्चों को बेचकर ऐसे पैसे कमाता हूँ। तो नोआ कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता हूँ। जहाँ पर ये चीज को सुनकर नोआ भी काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता कि मैं कौन हूँ, और ऊपर से ये मुझे धमकी भी दे रहा है कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व ना हो क्योंकि गिलबर्ट इसका साथी है। तो वो बंदा कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में ये कुछ भी हुआ वो सारी चीज को हम लोग भूल जाते हैं, इस चीज से तुम भी सेफ रहोगे और मैं भी। वहीं पर नोआ हेनरी से कहने लगता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो, जहाँ पर हेनरी सीधा ही मना कर देता है। जो सुनकर नोआ उस बंदे से कहने लगता है कि हेनरी भी तुम्हें नहीं जानता है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बंदा कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं जानते हो। और इससे पहले कि वो और कुछ भी बोल सके तभी नोआ लिवाइथन की पावर का यूज कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। जिसके बाद नोआ अब सभी से कहने लगता है कि इस बंदे के अंदर तो काफी हिम्मत थी कि ये फर्स्ट प्रिंस के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये बंदा शायद बाकी सभी लोगों को धोखा दे दे, लेकिन मुझे और मेरे भाई हेनरी को नहीं। जो सुनकर बाकी सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा था। जहाँ पर नोआ अपने गार्ड से कहता है कि इस बंदे को पकड़ लो और इसे फर्स्ट प्रिंस के पास लेकर चलो और बताओ कि ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गिलबर्ट के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात इन बच्चों की, तो अभी के लिए इन्हें मेरे घर पर लेकर आओ। जो सुनकर हेनरी अब नोआ की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुमने सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया। तो नोआ भी कहता है कि हाँ, मैं खुश हूँ कि सारी चीजें अच्छे से हो गई, क्योंकि अगर ये लोग गिलबर्ट के लिए काम कर रहे होते तो मैं इन्हें नहीं मार सकता था। मुझे इन्हें पकड़ना पड़ा क्योंकि अगर मैं इन्हें छोड़ देता तो लोगों को लगता है कि मैं स्लेव ट्रेडर्स के साथ मिला हुआ हूँ। इसलिए मैंने जानबूझकर सभी लोगों के सामने कहा कि ये गिलबर्ट के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, बाकी गिलबर्ट इन्हें अपने आप ही संभाल लेगा। जो सुनकर हेनरी कहता है कि तुमने तो काफी दिमाग लगाया, तुमने तो अपना खुद का नाम भी खराब होने से बचा लिया। जिसके बाद हम अगले सीन में रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ हेनरी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी डीलन आकर उसे एक मैसेज देता है, जहाँ पर नोआ उस मैसेज के बारे में हेनरी को बताता है कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट की तरफ से एक मैसेंजर आया है। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, उन बंदों को पकड़ने के लिए मैंने स्लेव ट्रेडर्स की इंटरोगेशन करी और मुझे ये बात पता चली कि वो लोग सही में मेरा झूठा नाम लेकर बिजनेस चला रहे थे। उन्हें सजा दिलाने के लिए
पहले मैं उन्हें कल कोर्ट में भेजने ही वाला था, लेकिन मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला उन बंदों ने अपने आप को मार लिया। जहाँ पर यह सुनकर हेनरी भी काफी परेशान हो जाता है। वहीं नोआ को पता चल जाता है कि आखिर हेनरी परेशान क्यों है, तो वो कहता है तुम्हारे साथी तुम्हारे खजाने की तरह होने चाहिए, लेकिन गिलबर्ट ने तो अपने ही साथी को इस तरीके से अबेंडन कर दिया। जहाँ पर नोआ अब हेनरी से कहने लगता है कि गिलबर्ट ही वो पर्सन है ना, जिसने इन लोगों से कहा था कि इस तरीके से स्लेव ट्रेडिंग करना। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, वो पैसों से इतना ऑब्सेस्ड है, वो दुकानें खरीदता है, प्राइवेट जगह खरीदता है और वो बेफालतू की एक्टिविटीज करता आ रहा है, वो भी काफी लंबे समय से। तो नोआ भी कहता है कि हाँ इसके लिए हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। भले ही जो गिलबर्ट है वो पहला प्रिंस है, लेकिन वो एक रानी का बेटा नहीं है, इस वजह से वो एक राजा नहीं बन सकता है। और हाँ शायद इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है और इसी वजह से वो एक ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वो मजेदार चीजें कर सके और वो भी बिना राजा बने। ये स्लेव ट्रेड का काम और प्राइवेट इस्टेट को खरीदना, ये सारे सब प्रॉक्सीज हैं। जो सुनकर यहाँ पर हेनरी का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें भी पता है, तुम तो मुझे हमेशा हैरान कर देते हो। तो नोआ कहता है कि आखिर इसमें हैरान करने वाली आखिर क्या बात है। थोड़ा सा सोचने के बाद ये तो कोई भी पता लगा लेता, जिस पर हेनरी कहता है कि नहीं कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में देखते हैं कि नोआ ने अब कुछ किया है जिससे कि उन सभी बच्चों को उसने फ्री कर दिया है स्लेव बनने से, यानी कि वो सभी बच्चे अब स्लेव्स नहीं रहे। लेकिन अब वो सारे बच्चे काफी कंफ्यूज लग रहे होते हैं, जो देखकर नोआ समझ जाता है कि इन लोगों के पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। फिर वो सभी लोग अपनी कहानी बताने लगते हैं कि आखिर किस तरीके से उन लोगों को बेच दिया गया था। तो नोआ भी सोचता है कि अगर इन लोगों को वापस से घर भेजा गया तो इनको वापस से बेच दिया जाएगा। जहाँ पर नोआ डिलन से कहता है कि इन लोगों को अब मैं समझ लूंगा, इन लोगों के लिए काम ढूंढो और इन लोगों के लिए जगह भी ढूंढो रहने के लिए, और अगर इनमें से कोई भी पढ़ना चाहता है तो इनकी मदद करो। तो डिलन भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर ये सारी चीजों को सुनकर वो स्लेव्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो नोआ से कहते हैं क्या आप हमें खरीदने वाले हो? तो नोआ कहता है कि मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा हूँ, अब तुम लोग फ्री हो, अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो तुम किसी भी टाइम भी जा सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, तुम लोग कभी भी मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैं ये चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और डिलन उन लोगों को साथ में लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ एवलिन को बुलाता है, जहाँ पर एवलिन कहती है कि मैंने आपके सारे बर्थडे गिफ्ट को हैंडल कर लिया है। तो नोआ कहता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, ये तुम्हारे लिए है। जहाँ पर एवलिन भी उस चीज को उठाती है और पूछती है कि आखिर ये क्या है। जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हें अल्मारिया का एक छोटे रीजन के स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूँ, यानी कि अब तुम प्रॉपर एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल हो। और हमें पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है वो एक की ऑफिस होती है, इसे पॉपुलरली मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। और इस पोजीशन को मिलना एक मेड के लिए काफी बड़ा प्रमोशन की तरह देखा जाता है। जो जगह प्रिंस को एम्परर की तरफ से मिलती है वो काफी बड़ी होती है, तो प्रिंस अकेले ही उस जगह पर रूल नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से प्रिंस वहाँ पर सारी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है। फिर यहाँ पर नोआ एवलिन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें काफी सालों से देख रहा था, यहाँ पर सारी मेड्स में से तुम काफी समझदार हो, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा टैलेंट का वेस्ट होगा। जहाँ पर ये सुनकर एवलिन काफी परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहकर आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो नोआ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर और भी ज्यादा ग्रो करो। अगर तुम अच्छा काम करोगी और सभी के साथ में पॉपुलर होगी तो इससे मेरी भी मदद होगी, लोगों को पता चलेगा कि मेरे अंदर समझ है अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस घर को छोड़कर जाओ और मेरे लिए काम करो। तो अब एवलिन भी अब नोआ का इस काम करने के लिए मान जाती है। फिर वो यहाँ से खुश होकर चली जाती है। जहाँ पर शीले ये सारी चीजों को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो नोआ से कहती है कि आप तो काफी कमाल के हो, आप अपने साथियों को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, ना कि फर्स्ट प्रिंस की तरह। तभी नोआ उसे बोलने से बंद करा देता है और कहता है कि ऐसी बातों को चिल्लाकर मत कहो। जहाँ पर वो भी अब शांत हो जाती है। अगले सीन में यहाँ पर राजा ने नोआ को बुलाया होता है, जहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि मैंने सारी स्टोरीज को सुन लिया, तुमने फर्स्ट प्रिंस यानी कि गिलबर्ट का नाम खराब होने से बचा लिया। जिस पर नोआ कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो बस कोइंसिडेंट था, मैं तो बस उन्हीं लोगों को कैप्चर कर रहा था जो कि लॉस को ब्रेक कर रहे थे। जहाँ पर ऐसा बोलकर नोआ अपने मन में कहने लगता है कि शायद लगता है कि गिलबर्ट ने सारी बातों को ऑलरेडी राजा को बता दिया है, जिससे कि कोई भी उसके ऊपर शक न कर सके। जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी स्लेव ट्रेडर होंगे, आखिर उनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो नोआ कहता है कि लॉस के हिसाब से जो लीडर है उसके डोमिनेंट हैंड को काट दिया जाएगा और बाकी के उसके साथ ही जो भी इन्वॉल्व है इसमें उन्हें मिलिट्री की सर्विस में भेज दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट को सुनकर अब राजा प्राइम मिनिस्टर से कह रहे होते हैं कि क्या ये पनिशमेंट सही है। जहाँ पर वो भी कहता है कि हाँ, और ये सुनकर राजा भी अब नोआ से कहने लगते हैं कि तुम किसी भी तरीके से हर्ट हुए हो, मैंने सुना कि वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोआ कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया था। तो राजा कहती है कि अगर बात तुम पर आती है तो मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाता, और अगर मैं वहाँ पर हार भी जाता तो भी मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी शायद उन क्रिमिनल्स को मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नहीं, लॉस के अकॉर्डिंग किसी भी इंपीरियल फैमिली के मेंबर के ऊपर नुकसान पहुंचाना क्राइम है और उस बंदे को मार दिया जाएगा। जहाँ पर वो सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर का सही कह रहे हैं। वही नोआ बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं, अगर लॉस के
अकॉर्डिंग देखा जाए कि क्रिमिनल्स को नहीं पता है राजा की आइडेंटिटी के बारे में। अगर राजा बेस्ट छुपा कर आए हो तो ऐसे केस में उस क्रिमिनल को किसी भी इंपीरियल फैमिली के नुकसान पहुंचाने का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे एक नॉर्मल असॉल्ट ही माना जाएगा, जैसे कि नॉर्मल लोगों के ऊपर होता है। वहीं पर नोआ की बातों को सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, जो देखकर नोआ सोचता है क्या मैंने इसको ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि राजा तो राजा ही है, चाहे वो लॉस को फॉलो करे या ना करे वो तो उनकी मर्जी है, शायद मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। जहाँ पर ऐसा सोचकर नोआ अब माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी राजा हंसने लगते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से कहने लगते हैं कि ये लो मैं सर जीत गया। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि हाँ मैंने नोआ को अंडर एस्टिमेट किया। जहाँ पर ये सारी चीजों को सुनकर नोआ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो राजा कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ एक शर्त लगा रखी थी, हम ये देखना चाहते थे कि तुम लॉस को फॉलो करते हो या नहीं। जहाँ पर ये चीज को सुनकर नोआ सोचने लगता है कि आखिर ये लोग मुझे टेस्ट क्यों कर रहे थे। जहाँ पर राजा अब फिर से उससे कहने लगते हैं कि मैंने देखा है कि नोआ कि तुम हमेशा लॉस के मामले में सभी से आगे रहते हो और श्योर होने के लिए मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम इस टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुके हो और मैं तुम्हें आज से जस्टिस का मिनिस्टर बना रहा हूँ। जहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो नोआ की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि फोर्थ प्रिंस के बाद नोआ ही सिर्फ है जो कि मिनिस्टर बना है। जहाँ पर नोआ भी ये चीज को देखकर काफी हैरान होता है। फिर हम अगले सीन में थिएटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ भी एलिसिया की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आया होता है। जहाँ पर नोआ अभी भी राजा की बात को याद कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तो वही जवाब दिया जो कि मैं हमेशा से देता आ रहा हूँ और मुझे जस्टिस का मिनिस्टर बना दिया गया। क्या मैं सही में इसके लायक हूँ या फिर इस चीज के पीछे राजा की कोई और ही चाल है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी को एलिसिया की परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही होती है और वो लोग भी अब कहने लगते हैं कि अब समझ आया कि पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना गाने वाली यही क्यों है, इसकी आवाज तो काफी प्यारी है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एवेलिन को देखते हैं जो कि अब यहाँ से जाने के लिए तैयार है। वहीं पर हम लीलन को भी देखते हैं जो कि उन स्लेव्स बच्चों को संभाल रहा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर एल्बर्ट को देखते हैं, जहाँ पर उसे जैसे ही नोआ के बारे में सारी बातों को पता चलता है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि राजा से कह रहा होता है कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें हैंडल करो, लगता है कि समय अब और ज्यादा वेट नहीं करेगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर नोआ को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंदर जा रहा होता है और जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है काफी सारे लोग मिलकर उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद यहाँ से नोआ जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है और हमें पता चलता है कि ये जस्टिस का वाइस मिनिस्टर है जिसका नाम विनी ओसी होता है। और वो नोआ से कहता है कि आपसे मिलना मेरे काफी बड़ी ऑनर की बात है। वहीं पर नोआ सोचने लगता है कि ये मेरे नीचे है, मतलब कि मैं मिनिस्टर हूँ और ये वाइस मिनिस्टर है, ये काफी यंग है और मैं श्योर हूँ कि आगे भी काफी ग्रो करेगा। जहाँ पर नोआ फिर उससे पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी ड्यूटीज क्या हैं, मतलब कि मुझे रफ से थोड़ा सा आइडिया दे दो। जहाँ पर वो बताने लगता है कि आपके पास दो प्राइमरी ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी ये है कि पूरे एम्पायर के अंदर आप सभी कोर्ट हाउस को कोऑर्डिनेट करोगे। हमारा जो मिनिस्टर होता है वो कैपिटल में होते हुए बाकी के काफी सारे केसेस को भी संभालता है, जैसे कि जो 6 साल पहले लोगों ने साथ में मिलकर रेबिलियन किया था। ये मिनिस्ट्री या फिर एक एम्पायर के लिए खुद ही एक रिवाज की तरह होता है उन लोगों को सजा देना जिन्होंने काफी बड़ा क्राइम किया है, जैसे कि विद्रोह करना। जो सुनकर नोआ कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहे ये जो मिनिस्ट्री है वो एक कॉमन कोर्ट हाउस की तरह फंक्शन करती है, तो क्या तुम किसी को नहीं संभालते हो? तो ये कहता है कि ये तो केस पर डिपेंड करता है। तो नोआ कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें रिश्वत में कितने पैसे मिलते हैं? जो सुनकर विनी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। तो नोआ कहता है कि मुझे पता है कि तुम लेते हो और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपने क्राइम को एडमिट कर लो, मुझे तो सिर्फ असली स्टोरी जाननी है। जैसे ही मैं इस रूम से निकलूंगा मैं तुम्हारी सारी बातों को भूल जाऊंगा, तो मुझे सारी चीजों को सच सच बता दो। जो सुनकर यहाँ पर विनी भी बताने लगता है और कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि आपके सामने कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। और वो कहता है कि मैं पर्सनली रिश्वत को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अगर गिना जाए तो मैं हर साल करीब 100 रियाल्स लेता हूँ, लेकिन दरअसल मेरा एक रूल है, जो मुझसे नीचे हैं वो भी मेरे से 10 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं रिश्वत के तौर पर, लेकिन जो मर्डर के केसेस होते हैं मैं उनके लिए कोई भी रिश्वत नहीं लेता हूँ। जहाँ पर नोआ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? जहाँ पर विनी बताता है क्योंकि वो काफी इजीली एक्सपोज हो जाते हैं, अगर जो एक्यूजर होगा वो भी गुस्से में आ जाएगा तो फिर वो बदला मुझसे लेने आ जाएगा, और हाँ इससे तो मेरा ही नुकसान है, तो फिर मैं ऐसे ही केसेस में रिश्वत लेता हूँ जिसमें मेरी जीत हो और रिस्क जितना हो सके उतना कम हो। और इतना सुनने के बाद नोआ कागज पर लिखकर कुछ उसे पकड़ा देता है, जहाँ पर उसे देखकर विनी भी काफी शॉक हो जाता है। और फिर नोआ कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम साल में रिश्वत के तौर पर 500 रियाल लेते हो, तो मैं तुम्हें 5000 रियाल दे रहा हूँ। बदले में मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कोई भी रिश्वत को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं बस राजा की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना चाहता हूँ और ऐसा करने में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जहाँ पर ये सुनकर भी विनी काफी हैरान होता है और कहता है कि बस अब मुझे समझ आ गया कि राजा ने आपको 6 साल की उम्र में द वाइस प्रिंस क्यों बना दिया गया था और उन्होंने आपको अब जस्टिस का मिनिस्टर भी बना दिया। और फिर नोआ से कहता है कि मुझे इस एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है और मैं आगे से कोई भी रिश्वत नहीं लूंगा, प्लीज आज से मुझे परमिशन दो आपके लिए काम करने की। जो सुनकर नोआ सोचने लगता है कि शायद के इससे कुछ बुरे इरादे भी हो सकते
हैं इस काम के पीछे, लेकिन इसकी वजह से मेरे स्टेटस में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जहाँ फिर नोआ कहता है कि ठीक है विनी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नोआ ऑस्कर के साथ होता है, जहाँ पर नोआ ऑस्कर से कह रहा होता है कि शुक्रिया इस सेलिब्रेशन को अरेंज करने के लिए। तो ऑस्कर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है कि ब्रदर हेनरी के बाद तुम दूसरे मिनिस्टर प्रिंस बने हो। राजा ने अब 50 साल तक रूल कर लिया है और अभी तक सिर्फ तुम दो ही हो। तुम्हें लगता नहीं होगा लेकिन मुझे तुम काफी पसंद हो और इसी वजह से मुझे तुम्हें पार्टी देने दो। जहाँ पर नोआ कहता है कि ठीक है, और ये रिएक्शन को देखकर ऑस्कर कहता है क्या तुम खुश नहीं हो? जिस पर नोआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि राजा ने सिर्फ हम दोनों को ही मिनिस्टर प्रिंस क्यों बनाया है। तो ऑस्कर कहता है कि सिर्फ इसी वजह से शायद तुम लोग राजा के काफी प्रिय हो। जो सुनकर नोआ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली यही कारण होगा। अगर हम हेनरी की बात करते उसे ये पोजीशन मिलनी ही थी, क्योंकि उसने विद्रोह को भी काफी आसानी से बंद करा दिया था, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इसे तो यही पता चल रहा है कि राजा ने मुझे ये टाइटल इसी वजह से दिया है क्योंकि मैं उनका फेवरेट हूँ। और फिर वो ऑस्कर से कहता है कि आपको याद है एक समय था जब पूरा एम्पायर तबाह होने वाला था? तो ऑस्कर कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है। फिर हमें बता जाता है कि एम्पायर आखिर तबाह कैसे होने वाला था। ये सारा सब कुछ इसी वजह से हुआ था क्योंकि क्राउन प्रिंस को चूज करने का एक सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि जो राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था उसका सिलेक्शन जन्म से ही हो जाया करता था। मतलब कि क्राउन प्रिंस को छोड़कर जितने भी बच्चे थे वो सारी जिंदगी अपना टाइम वेस्ट करते थे, जिस वजह से एम्पायर की इकोनॉमी बिगड़ गई क्योंकि बाकी प्रिंस तो सिर्फ एंजॉय करते थे और पैसे बिगाड़ते थे। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं क्योंकि अब जो एम्पायर है वो हर प्रिंस को खुद की उसकी जमीन दे देता है और वो भी शुरुआत से ही, और ये भी मेक श्योर करता है कि हर प्रिंस को एजुकेशन सही से मिले। इसके बाद ऑस्कर कहता है कि इन सारी चीजों से अभी क्या लेना देना है। तो नोआ कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मिनिस्टर बना देना कुछ ज्यादा ही हो गया? जो सुनकर ऑस्कर समझ जाता है कि आखिर नोआ के कहने का क्या मतलब है, और फिर वो काफी शॉक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम ये मत कहना कि राजा दरअसल तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। जिस पर नोआ कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन तभी ऑस्कर का बटलर आकर उसे कुछ बताता है जिसे सुनकर वो भी काफी हैरान होता है और फिर नोआ से कहता है कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मुझे ये पता चला है कि राजा कल सुबह असेंबली के अंदर मुझे फाइनेंस का मिनिस्टर बनाने वाले हैं। जहाँ पर ये सुनकर नोआ काफी शॉक होता है और कहते हैं कि इसका मतलब जो राजा है वो एल्बर्ट को। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पर एल्बर्ट को देखते हैं जो कि इस चीज को सुनकर काफी गुस्सा हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर नोआ से कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं, तो अभी के लिए यही करते हैं। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर काफी सारे नाइट्स को देखते हैं जो कि सीधा ही जाकर उस जगह पर घुस जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो कि विद्रोह कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग साथ में मिलकर विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे थे। अगले सीन में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इसी चीज के बारे में एम्परर को बता रहे होते हैं कि ग्रीस के साथ साथ 167 लोगों को अरेस्ट किया गया। वो लोग आपको प्रेशर में डालना चाहते थे जिससे कि आप राजा बनना छोड़ दो और फिर क्राउन प्रिंस को राजा बना दिया जाए। उन लोगों का ये जो प्लान था ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों की इंटेल ने हमें इंडिकेट किया था। जो सुनकर राजा कहते हैं कि मेरे को रूल करते हुए 50 साल हो गए हैं और एल्बर्ट को क्राउन प्रिंस बने हुए 30 साल। लगता है कि एल्बर्ट ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा है राजा बनने के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये बात ध्यान में रखो कि इन सारे इंसिडेंट के अंदर क्राउन प्रिंस के इन्वॉल्वमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं है। जिसपे राजा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं एल्बर्ट को कुछ भी नहीं करूंगा। इस ग्रीस नाम के बंदे को मार दिया जाएगा और ये मामला यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। वैसे क्या तुमने ऑस्कर को सुबह के बारे में बता दिया? जिसपे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ, और देखकर तो लगता है कि उसे ऑलरेडी पता ही था और नोआ भी उस समय पर ऑस्कर के साथ ही था। जो सुनकर राजा कहते हैं कि जरूर नोआ को भी पता चल गया होगा और उसने ऑस्कर को बता दिया होगा। लगता है कि नोआ को मेरे इंटेंशंस के बारे में पता चल गया। नोआ हर बार की तरह काफी कमाल का है और ऐसा बोलकर राजा कह रहे होते कि गिलबर्ट नहीं लायक है और एल्बर्ट भी बिल्कुल लायक नहीं है। तो आखिर कौन बनेगा अगला राजा, हेनरी, ऑस्कर या फिर नोआ? मुझे कोई भी चलेगा, मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग मेरे चैलेंजेस को पार कर सके और वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अगले सीन में यहाँ पर नोआ को पता चलता है इन लोगों के अरेस्ट के बारे में, जहाँ पर नोआ को पता चलता है कि रिबेलियन में जितने भी लोग थे वो एल्बर्ट के करीबी दोस्त थे, जैसे कि एल्बर्ट के पुराने ट्यूटर, उसके नाइट और भी काफी सारे लोग। तो ऑफकोर्स लोगों को यही लगेगा कि वो लोग क्राउन प्रिंस के साथ ही थे जो कि विद्रोह कर रहे थे और अब लोगों के दिमाग में यही सवाल उठेगा कि इन सभी चीजों में क्राउन प्रिंस इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि लॉस के अकॉर्डिंग कोई रॉयल फैमिली का मेंबर क्राइम करता है तो ऐसी प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से उसकी जो पेनल्टी है वो काफी हल्की हो जाती है। लेकिन एक चीज बिल्कुल एक्सेप्शन वाली बात है, वो है विद्रोह। और अगर पता चलता है कि कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर विद्रोह में इन्वॉल्व हुआ है तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा, चाहे वो बंदा उस रिबेलियन का लीडर है या फिर कोई साथी है। उनकी पनिशमेंट सेम तभी भी होगी जब उन्हें रिबेलियन के बारे में पता हो और वो राजा को उन रिबेलियंस के बारे में ना बताए। जहाँ पर नोआ कहता है कि इन रिबेलियंस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सभी एल्बर्ट के काफी करीबी थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एल्बर्ट के इसके बारे में पता ही ना हो। और एल्बर्ट अगर गिल्टी पाया जाता है और अगर इसे मार दिया गया तो एम्पायर की पूरी फाउंडेशन ही गिर जाएगी। जहाँ पर नोआ विनी से कहता है कि आखिर इसके बारे में राजा ने क्या कहा है, तो विनी कहता है कि राजा ने कहा है कि जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं
उन्हें लॉस के अकॉर्डिंग अच्छे से पनिश करो। जो सुनकर नोआ कहते कि अब मुझे राजा के इरादों के बारे में पता चल गया, तो ठीक है, अब मैं जजमेंट पास करूंगा। अगले सीन में हमें यहाँ पर नोआ को राजा के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर नोआ कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है जिन लोगों ने भी क्राइम किया है उन लोगों को क्या सजा दी जाएगी। सबसे पहले जो लीडर है उसे बीच में से काट दिया जाएगा और उसके साथियों को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और जैसे ही उनकी सजा सुना दी जाएगी उन्हें तभी के तभी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वहीं पर नोआ नोटिस करता है कि जो राजा है वो एल्बर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो देखकर नोआ भी समझ जाता है कि राजा का कोई भी इरादा नहीं है इन सभी चीजों में एल्बर्ट को इन्वॉल्व करने का। इसका मतलब ये है कि राजा यही चाहते हैं कि लिस्ट में जिनका भी नाम है सिर्फ उन्हीं को सजा मिले। तो नोआ कहते हैं कि मैं सभी लोगों की डेथ्स को पोस्टपोन कर सकता हूँ तब तक जब तक साल में सारे एग्जीक्यूशंस कंप्लीट नहीं हो जाते, और शायद इस बीच में एल्बर्ट के इन्वॉल्वमेंट के जो एविडेंस हैं वो भी शायद मिल सकते हैं, यानी उसके साथ ही उसका नाम भी ले सकते हैं। तो मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, जो कि विद्रोह कर रहे थे। जहाँ पर नोआ के डिसीजन से राजा काफी इंप्रेस होते हैं और वो क्रूज को बुलाकर कह रहे होते हैं कि नोआ की सैलरी को 1000 रियाल से और भी बढ़ा दो। जो सुनकर नोआ कहता है कि मैंने इतना कुछ भी महान नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इतना कमाल का रिवॉर्ड मिल रहा है। लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं चुप रहूं कि इन सारी चीजों में एल्बर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। जहाँ पर राजा फिर नोआ के पास आकर फिर से उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरी होप हमेशा तुम पर काफी ऊंची रहेगी, तुम इसी तरीके से काम करते रहो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो भी अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि इसके घर के आगे के जो गार्ड्स हैं वो मारे गए हैं, जहाँ पर एक गार्ड मरने से पहले नोआ को बता रहा होता है कि जो भी घुसपैठे हैं वो अंदर हैं। जहाँ पर ये देखकर नोआ फिर सिल्ले से कहता है कि रीइंफोर्समेंट्स को बुलाओ, मेरे भाइयों से मदद मांगो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर हैं। लेकिन तभी नोआ मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन सारी चीजों में उसके भाई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो फिर से सिले से कह रहा होता है कि हमारे जितने भी एलाइस हैं और जो दोस्त हैं उन्हें इकट्ठा करो, मेरे अलावा किसी को भी घर के अंदर जाने मत देना, फिर चाहे वो कोई भी प्रिंस हो। जहाँ पर शीले भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद नोआ घर के अंदर जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सारे लोगों को मार दिया गया होता है, और अंदर आने के बाद वो देखता है कि जो घुसपैठिए हैं वो बचे हुए लोगों को भी मार रहे हैं। जो देखकर वहाँ पर नोआ काफी तेजी से जाता है और उन लोगों पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन उसे नोआ जिंदा रहने देता है, जिस वजह से वो बंदा खुद को ही मरने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर नोआ अपनी सिल का यूज कर उसके मुंह को ही बंद कर देता है, जिससे कि वो अपनी जीभ को काट कर अपनी जान न दे सके। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से काफी और भी गुंडे आ जाते हैं और वो नोआ पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर नोआ इजीली उन लोगों को भी हरा देता है और उन्हें भी रोक लेता है, जिससे कि वो अपने आप को न मार पाए। तभी विनी भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो ये सारी चीजों को देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो नोआ को सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है कि गार्ड्स हमारे खत्म हो गए हैं और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उन्हें भी मार दिया गया। जो देखकर नोआ यहाँ पर समझ जाता है कि उन लोगों को इसी वजह से मारा गया, जिससे कि वो सच्चाई न बता सके। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इन सारी चीजों में एल्बर्ट ही इन्वॉल्व है, यानी कि क्राउन प्रिंस। जहाँ पर नोआ अपनी तलवार को निकालकर अपने आप को ही घायल कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर विनी काफी शौक होता है और वो कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जहाँ पर नोआ कहता है कि इन गुंडों ने मुझे घायल किया है, एक प्रिंस को घायल करने की सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या होती है। तो विनी बताता है कि ज्यादातर केसेस में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो नोआ कहता है कि ठीक है, इन्हें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो। तो वो भी कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर नोआ का काफी इलाज चल रहा होता है, जहाँ पर विनी भी वापस से आ जाता है और नोआ को इन्फॉर्मेशन देता है कि उन सभी लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी कि मार दिया गया है। जो सुनकर नोआ कहता है कि चलो अब अच्छी बात है, ये सारा मैटर यहीं पर ही ओवर होता है। अगर तुम्हें अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया कि नोआ ने इन गुंडों को इतनी जल्दी क्यों मरवा दिया, तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। नोआ ने ऐसा इसीलिए किया जिससे कि उन गुंडों को पकड़कर उनकी इंटरोगेशन करने पर ये बिल्कुल भी न पता चले कि इनको ये करने का हुक्म एल्बर्ट ने दिया था, क्योंकि अब ये सारे लोग मर गए हैं। मतलब कि जो भी एल्बर्ट के साथ इन्वॉल्व थे, तो अब एल्बर्ट का नाम कहीं पर ही आएगा ही नहीं, क्योंकि अब सारे विद्रोह वाले मर गए हैं। तो अब ये मैटर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ये देखकर विनी भी काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि ये सारी चीजों को करने के लिए नोआ ने खुद को इंजर कर लिया बिना किसी हेजिटेशन के। जहाँ पर नोआ भी यहाँ पर क्राउन प्रिंस से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरा एम्पायर तबाह होने वाला था, क्योंकि तुम भी सोच के देखो, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि क्राउन प्रिंस ही इस तरीके से इविल है, तो ऑफ कोर्स एम्पायर में भगदड़ मच जाती। सभी लोग फिर बाकी प्रिंस को भी बुरी तरीके से ट्रीट करते। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर नोआ की हालत काफी अच्छी हो चुकी होती है, जहाँ पर राजा ने उसे बुलाया होता है और कहते हैं कि मुझे माफ करना, तुम अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, लेकिन ये मैटर काफी जरूरी है। तो नोआ भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मैं काफी शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं फेल हो गया। तो राजा कहते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन ऐसे घायल हो गया, वो भी उन गुंडों के द्वारा। क्या वो गुंडे सही में इतने ताकतवर थे? ये सुनकर नोआ सोचता है कि मुझे लगा ही था कि राजा यही सवाल पूछेंगे। राजा की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफी बड़ी है, उन्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि वो चोट मैंने खुद को अपने आप ही लगाई थी। फिर नोआ राजा से कहने लगता है कि मैं ये मानता हूँ कि एक पर्सन की ताकत उसके स्किल पर डिपेंड करती है, न कि एक तलवार पर। तो राजा कहते हैं कि हाँ, तुमने काफी अच्छी बात
बात बोली, मुझे अपने सभी बच्चों में से तुम पर ज्यादा नाज है। जो देखकर नोआ भी सोचता है कि राजा आप समझ रहे हैं कि सारे मामलों को सेटल करने में मुझे कितनी ज्यादा मेहनत लगी। मुझे अपने आप तक को घायल करना पड़ा एम्पायर को बचाने के लिए। जहाँ फिर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि शायद मेरे सारे बेटे तुम्हारी तरह होते, चलो हम लोग थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसे एम्पायर जो कि ग्रेट लीडर थे 10 में से 9 लोगों ने तो अपनी रेपुटेशन को बाद में खराब कर लिया। जो सुनकर नोआ सोचता है क्या यहाँ पर राजा एल्बर्ट की बात कर रहे हैं। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे जो राजा है उन्होंने हमारे नेशन को गोल्डन एज में बदल दिया है। ऐसा आज से पहले किसी भी राजा ने नहीं किया। हिस्ट्री की किताबों में मेरे फादर का नाम अच्छे से लिखा जाएगा एक ग्रेट लीडर के तौर पर। लेकिन अगर जो विद्रोह चल रहा था वो सक्सेसफुल हो जाता तो लोगों को लगता कि राजा बूढ़े होने की वजह से कमजोर हो गए हैं और अपने खुद के बेटों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अब एक बात तो क्लियर है कि अब जो राजा है वो क्राउन प्रिंस पर भरोसा नहीं करते। राजा एल्बर्ट को इसी वजह से पनिश नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो एल्बर्ट ने इतने समय से जो रेपुटेशन बिल्ड की है वो सारी एकदम से ही खराब हो जाएगी। जहाँ फिर नोआ अब राजा से कहने लगता है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अगर कर सको तो ये काफी अच्छा होगा। जहाँ पर राजा भी मान जाते हैं और फिर नोआ कहने लगता है कि आपने हेनरी ऑस्कर और मुझे मिनिस्ट्री प्रिंस बनाया है क्योंकि हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमें आगे जाकर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो काफी अच्छा तरीका ये रहेगा कि अगर आप किसी पर्सन को चूज करो जो कि हम सभी को कोऑर्डिनेट करके रखे। जो सुनकर राजा कहते हैं क्या तुम मेरे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। तो नोआ कहता है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ऐसी पर्सन को चुन सकते हो जो कि हमारे ऊपर हो, मतलब कि हम जो कुछ भी करें तो वो बंदा उसे ऑर्डर में रख सके। मैं चाहता हूँ कि आप एक नया रॉ एस्टेब्लिश करो जिसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रिंस कहा जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को दो। जहाँ पर एल्बर्ट का नाम सुनकर राजा काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, तुम जाकर आराम करो। और ऐसा बोलकर यहाँ से राजा जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोआ उन्हें जाने से रोकता है और कहता है कि जो एल्बर्ट है वो पिछले 30 साल से क्राउन प्रिंस है, मतलब कि 30 साल से उसे काफी वेट करना पड़ा। अगर उसकी जगह और कोई भी होता तो वो इतने सब्र नहीं कर पाता और हाँ इसी वजह से उसने विद्रोह किया ताकि वो राजा बन सके। हम सभी लोग और क्राउन प्रिंस मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे उनमें फाइनल परमिशन आपकी ही होगी। लेकिन राजा कहते हैं कि ऐसा करने की वजह से वो तो सभी मिनिस्टर से रैंक में ऊपर होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंपॉर्टेंट मैटर को डिसमिस कर दिया और अगर वो मैटर मुझ तक पहुंचा ही नहीं तो नोआ कहता है इसी वजह से अगर ऐसा ना हो सके इसी वजह से हम मिनिस्टर्स को एक ऐसा हक दिया जाए कि आपको डायरेक्ट अपील करने का। और अगर हम सभी लोग इक्वली बिलीव करेंगे कि जो मैटर है वो सही है तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पास न जाकर सीधा ही आपके पास आ सकते हैं अपील करने के लिए। जहाँ पर ये सुनकर भी राजा शॉक होता है तो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्राउन प्रिंस के पास एक्चुअल में पावर नहीं आ पाएगी। जहाँ पर नोआ भी सोचता है कि हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम मिनिस्टर का रोल कितना भी ऊंचा हो, पावर तो उसके पास फिर भी नहीं होगी, तो ये बस एक नॉर्मल टाइटल ही है। जहाँ पर राजा को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है तो वो कहते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है। और इतना बोलने के साथ ही वो नोआ के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि काश तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता। जहाँ पर नोआ भी ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि राजा ने मेरे प्रपोजल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और इससे पता चलता है कि वो सही में एक ग्रेट लीडर हैं। राजा चाहते हैं कि उसकी जितने भी प्रजा है वो खुश रह सके और अपनी पीसफुल जिंदगी जी सके। जहाँ पर राजा फिर नोआ से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा लेकिन इस बार तुमने कमाल कर दिया तो पैसा बिल्कुल भी काफी नहीं रहेगा। और ऐसा बोलकर राजा क्रूज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग वॉर्ड में चल रहे हैं और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर वॉर्ड में आ चुके होते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर काफी कीमती सामान रखा जाता है। जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो ये रिंग है ये तुम्हारे खुद के जजमेंट की वजह से ही मिली है और मैं तुम्हारा यही जजमेंट को देखना चाहता हूँ। जाओ जाकर यहाँ पर जितनी भी आइटम है उसमें से एक को चुन लो जो भी तुम्हें पसंद आए। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है और वो आगे आकर लिवाइथन का यूज करता है सामान को ढूंढने के लिए और फिर नोआ को यहाँ पर सामान भी मिल जाता है। फिर वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे देखकर राजा भी काफी हैरान होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि नोआ के सामने एक बॉक्स होता है जिसे देखकर यहाँ पर लिवाइथन भी रिएक्ट कर रही होती है, यानी कि लिवाइथन चाहता है कि नोआ इसे एक्सेप्ट करे। जहाँ पर नोआ भी उस बॉक्स को उठाकर उसे ओपन कर लेता है लेकिन तभी उस बॉक्स में से काफी ज्यादा आग निकलती है जो कि नोआ को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको खींचने वाला एक क्रिएचर होता है जो कि बिल्कुल लिवाइथन की तरह था और वो क्रिएचर नोआ के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है। जहाँ पर नोआ भी उस लिवाइथन का यूज कर उसके हमले को रोक रहा होता है। जहाँ पर नोआ उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि इसका मतलब तुम्हारी भी खुद की व्हील है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ओबे करो। और ऐसा बोलने के साथ ही नोआ लिवाइथन की पावर का यूज करता है और उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर उसे हरा देता है। जहाँ पर वो क्रिएचर वो अब एक अंगूठी के अंदर बदल जाता है। जहाँ पर नोआ भी इसके बाद सेफली बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो नोटिस करता है कि उसके फायरवाइल्ड स्टैट्स में +C ऐड हो चुका है, जो देखकर राजा भी वहाँ पर आकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे ऑब्टेन कर लिया और वो भी इतनी जल्दी, मुझे पता ही था कि तुम ये कर लोगे। वहीं पर नोआ उस अंगूठी को पहन लेता है और उसकी पावर को भी अच्छे से यूज कर पा रहा होता है, जो देखकर राजा भी कहते हैं कि तुमने
काफी अच्छा जजमेंट लिया, तुमने लूथियर को बिना किसी हेजिटेशन के चूज कर लिया। वहीं नोआ भी कहता है कि हाँ, मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि इसके अंदर काफी अच्छी ताकत है। तो राजा कहते हैं क्या तुम इसकी पावर को टेस्ट करना चाहोगे? मैंने पहले से ही टारगेट्स तैयार कर दिए हैं। तो नोआ कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर नोआ लूथियर की पावर से अपने आप पर ही हमला करवा देता है। जो देखकर राजा भी यहाँ पर उसकी चिंता कर रहे होते हैं, जिस पर नोआ कहता है कि घबराओ मत। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि नोआ लिवाइथन की पावर का यूज कर अपने ही हमले से बच रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने इसको प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो लिवाइथन है वो लूथियर से ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लिवाइथन अपनी पावर का यूज कर आग को नोआ की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। जो देखकर यहाँ पर राजा भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि नोआ ने इतनी जल्दी इन दोनों को इतना इजीली कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ पर नोआ खड़ा होता है उसके आसपास काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, लेकिन नोआ को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। जो देखकर राजा यहाँ पर उस पर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लूथियर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका यूज एम्पायर की भलाई के लिए करना। जहाँ पर नोआ भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये वाला एम्पायर जो कि मेरेस एम्पायर होता है वो काफी ज्यादा लैंड को होल्ड करता है। इसके जो हाईएस्ट रूलर हैं यानी कि जो राजा है वो सारे अफेयर्स को गवर्न करते हैं। इसके अंदर डोमेस्टिक अफेयर्स, लॉस और फाइनेंस आते हैं और डिप्लोमेटिक अफेयर्स भी आते हैं, जैसे कि लड़ाई को रुकवाना या फिर नेगोशिएशन करना। जो राजा है वो साथ में इंपीरियल फैमिली की मैटर्स को भी संभालते हैं, जिसे इंटरनल लॉ या फिर इंटरनल अफेयर्स भी कहा जाता है। जहाँ पर नोआ भी राजा के पास होता है, वहाँ पर वो पढ़ रहा होता है कि एक पर्सनल डिक्लेरेशन आया हुआ है राजा के छोटे भाई क्राइमी की तरफ से। जो सुनकर राजा कहते कि जो क्राइमी का बेटा है वो मेरा नेफ्यू है, जो कि अपने डोमेन के ऊपर काफी बेकार तरीके से रूल करता है और नशे में आकर उसने एक आर्ग्यूमेंट में एक बंदे को मार दिया और ऐसा करना एक क्राइम है। लेकिन उसके फादर यानी कि ग्राइम ने ये चाहते हैं कि हम उसके बेटे के क्राइम को इग्नोर कर दे, बदले में वो फाइन यानी कि पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन नोआ कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इंपीरियल लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने कोई भी क्राइम को नहीं किया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि कोई बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि उनके पेरेंट्स के उधर को चुकाने के लिए, और उसी तरीके से एक पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने बच्चों के क्राइम के लिए। तो राजा भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वही नोआ पर कहता है कि वो लोग 30,000 पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये काफी ज्यादा पैसे हैं, बदले में वो चाहते हैं कि हम ग्राइमी के बेटे को छोड़ दें। फिर नोआ राजा से कहता है कि जिसने क्राइम किया है हम लोग उससे फाइन या फिर पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर राजा कहते हैं कि जरा सा सोचकर देखो कि अगर हमें इतना सारा पैसा मिल जाएगा तो वो हमारा ही फायदा है, हम लोग उस पैसे को हमारे अच्छे काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जहाँ पर नोआ कहते हैं कि अगर हम ग्राइमी के बेटे को पैसा लेकर छोड़ देंगे तो इससे बाकी के लोग भी क्राइम करेंगे और पैसा देकर छूट जाएंगे। उनके दिमाग में यही आएगा कि पैसे देकर उनकी गलतियों को ठीक किया जा सकता है। और वैसे आपका कहना भी सही है कि वो पैसा हमारे काफी काम आएगा। जैसा कि आपको पता ही है सबसे अमीर मर्चेंट्स, नोबेल और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, और अगर ऐसे लोग पैसा देकर अपने क्राइम को खत्म करवाने लगे तो इससे करप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस बात पर राजा भी एग्री करते हैं और ग्राइमी के बेटे को छोड़ने का अपील को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे सजा होकर ही रहेगी। वहीं नोआ का इस सुझाव को सुनकर राजा काफी इंप्रेस होते हैं और अब वो उसे अपना प्रीमियर एडवाइजर बना लेते हैं। वहीं नोआ कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है कि अगर इन लोगों को पैसे देने ही हैं तो अपनी पनिशमेंट को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि ऑनरेबल टाइटल को पाने में लगाने दो। एग्जाम्पल के लिए जो लोग एम्पायर को 1000 पैसे दे सकते हैं तो उन्हें ऑनरेबल नाइटहुड का टाइटल दे दिया जाए। और जैसे ही आपको पता ही है कि इस टाइटल के अंदर कोई भी पावर नहीं है, बस ये सिर्फ एक टाइटल है जो कि काफी बड़ा सा लगता है। लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस टाइटल को जरूर खरीदेंगे, और अगर हम लोग ऐसा होने देंगे तो इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, बस हमारा फायदा ही फायदा है। जो सुनकर राजा भी कहते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। फिर राजा अपने साथी से कहते हैं कि जाओ और ऑस्कर को बुला कर आओ, जहाँ पर वो भी उसे बुलाने के लिए चला जाता है। वहीं पर नोआ ये देखकर राजा से कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर नोआ सिर्फ बहाना दे रहा है ताकि ऑस्कर को पता न चल जाए कि इस डिसीजन में नोआ इन्वॉल्व है, क्योंकि ये काम ऑस्कर का है, यानी कि ये आइडिया देने का काम ऑस्कर का था, ना कि नोआ का। वहीं पर राजा को पता चल जाता है कि नोआ यहाँ से क्यों जाना चाहता है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम काफी चालाक हो, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद नोआ यहाँ पर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग एक कट्टे के पास खड़े होते हैं जो कि नोआ ने उस आग का यूज कर बनाया था। तभी वहाँ पर उसके पास सीजू नाम का एक बंदा आता है, जहाँ पर वो नोआ से कहने लगता है कि ये सभी लोग काफी हैरान हैं ये देखकर कि आखिर ये जमीन ऐसे कैसे गल सकती है, और एक बंदा इस गड्ढे को चेक करते हुए उस गड्ढे में ही गिर गया था। जो सुनकर नोआ उसे पैसे पकड़ा देता है और कहता है कि इससे इस बंदे का इलाज कराओ जो कि नीचे गिर गया था, जहाँ पर वो भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर नोआ देखता है कि उसके पास एक चीज होती है और वो देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो वो बताता है कि मैं सिक्स प्रिंस के पास लेकर जा रहा हूँ उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए, क्योंकि वो 3 साल की हो गए हैं। सिक्स प्रिंस को इन बीटल्स की बैटल देखने में काफी मजा आता है। जहाँ पर ये सुनकर नोआ के दिमाग में एक आइडिया आने लगता है। फिर जब वो कैरेज में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है तो वो लूथियर और लिवाइथन को एक
एक छोटे फॉर्म में निकाल लेता है और वो आपस में उन दोनों की बैटल करवाने लगता है, जहाँ पर नोआ उन्हें देखकर नोटिस करता है कि इन लोगों के पास उनके पास्ट ओनर की टेक्निक्स हैं, जहाँ पर नोआ इन लोगों को लड़ता हुआ देखकर काफी कुछ सीख रहा होता है, जहाँ पर यह फाइट काफी इजीली ओवर भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिवाइथन लुथियर को हरा देता है। जहाँ पर यह फाइट को होते हुए एक मेड देख लेती है जिसे ये चीज काफी पसंद आ रही होती है, जहाँ पर वो नोआ से कहती है कि वो इस फाइट को वापस से देखना चाहती है, जहाँ पर नोआ फिर से उन दोनों की वो लड़ाई करने लगता है, जहाँ पर नोआ फिर से इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है कि मैं अगर इन लोगों के मूव्स को कॉपी कर लो तो मैं इससे काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। जहाँ पर नोआ ये भी नोटिस करता है कि उसका लेवल 1 से लेवल 2 हो चुका है, जो देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर अगले सीन में वो यहाँ पर इन दोनों की फाइट को करा ही जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बार बार लिवाइथन ही सिर्फ जीत रहा होता है, लेकिन तभी अगली फाइट के अंदर लुथियर जीत जाता है, यानी कि लुथियर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस वजह से अब नोआ का फायर सेट भी बढ़ जाता है और वो ये भी नोटिस करता है कि उसका लेवल 2 से लेवल 3 हो चुका है, जो देखकर जोए कहती है कि ये तो काफी कमाल की चीज है, आप बिना फाइट करे ही अपना लेवल को बढ़ा सकते हो, आप इनकी इसी तरीके से फाइट करवा कर लेवल अप कर सकते हो और भी ज्यादा। तो नोआ कहता है कि हाँ, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, मुझे अपने लेवल 1 को लेवल 2 में ले जाने के लिए सिर्फ एक ही बैटल लगी और 2 से 3 करने में मुझे 10 बार बैटल करना पड़ा। मेरे ख्याल से बार बार एक ही अपोनेंट से लड़ना इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर मुझे ये जानना है कि ये चीजें और कैसे काम करती है तो मुझे ऐसे ही और भी मैजिक आइटम्स को कलेक्ट करना होगा। वहीं हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को हेनरी भी सुन लेता है। फिर वो यहाँ पर आकर एक टेबल के ऊपर बक्सा रख देता है। फिर वो बताने लगता है कि जो मॉन्स्टर्स का नेस्ट है वो फुल्ली मैच्योर हो चुका है, यानी कि अब तुम्हारा पहले कैंपेन पर जाने का वक्त हो चुका है। फिर वहीं यहाँ पर नोआ हमें बताने लगता है कि जो मॉन्स्टर नेस्ट है वो एक हंटिंग ग्राउंड होता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैंडल करते हैं, जिससे कि वो जगह हर एक प्रिंस के पहले कैंपेन की तरह काम आ सके। वहीं पर हेनरी कहने लगता है कि जैसे ही तुम इस बॉक्स को खोलोगे तो ये मैजिकल बॉक्स तुम्हें एक नंबर देगा और उतने ही नंबर के सोल्जर्स को तुम्हें अपने पहले कैंपेन में लेकर जाना है। जहाँ पर नोआ भी उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें से एक नंबर आता है, जो देखकर हेनरी भी काफी शॉक होता है क्योंकि इसका मतलब है कि नोआ को सिर्फ अकेले ही जाना है क्योंकि वो अकेला ही काफी है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जहाँ पर हेनरी भी अब यहाँ पर उसकी तारीफ करने लगता है। फिर अगले सीन में नोआ यहाँ पर अपने रूम में बैठा होता है, जहाँ पर जोए आकर कहती है कि आपसे एक बंदा मिलने आया है जो कि राजा की तरफ से आपके लिए एक ऑर्डर लाया है। जहाँ पर नोआ भी उसे जाकर मिल लेता है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रायस है, जो कि यहाँ पर राजा के ऑर्डर्स को लेकर आया है। वहीं पर नोआ बताता है कि जो कोई भी पर्सनल ऑर्डर्स को लेकर आता है वो भी राजा की तरफ से, तो उस बंदे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वहीं पर नोआ भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। फिर रायस यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को बताता है कि तुम्हारा जो पहला कैंपेन है वो पोस्टपोन हो रहा है, जब वो होगा तो तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही मिल जाएगी। जो सुनकर नोआ भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद राइस यहाँ पर नोआ को बाउ डाउन करता है और वो कहता है कि प्रिंस आपको देखकर काफी अच्छा लगा। वहीं पर नोआ को उसे देखकर वापस से याद आता है कि जो राइस है वो हेनरी के हाउस होल्ड का एक पार्ट है। फिर हमें पता चलता है कि जो इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कभी कभार अपने स्लेव्स को दूर भेज देते हैं ताकि वो ऑफिसर्स बन सके, और ऐसे ही लोगों को नोबल फैमिली का मेंबर कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि नोबल फैमिली को सर्व करने से डिस्चार्ज हो गए हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहा जाता है। और इंपीरियल फैमिली का सबऑर्डिनेट्स भी जो इंपीरियल हाउस होल्ड के मेंबर्स होते हैं, जो कि हर एक प्रिंस के लिए काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एटिकेट्स होते हैं। जहाँ पर नोआ अब राइस से पूछने लगता है कि आखिर मेरा कैंपेन पोस्टपोन क्यों हो गया, तो वो कहता है कि आपकी ताकत की वजह से। राजा ये देखकर काफी खुश हुए कि सिर्फ आप अकेले ही काफी हो वहाँ जाने के लिए, तो राजा चाहते हैं कि ये कैंपेन एक ग्रैंड लेवल पर हो ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके। राजा इस समय पर हेनरी और एथ प्रिंस के साथ बैठकर काम कर रहे हैं एक तरीके को ढूंढने के लिए जिससे कि वो पूरे एम्पायर को बता सके कि आप कितने कमाल के हो। अगले सीन में यहाँ पर नोआ एक शॉप पर आया होता है, जहाँ पर वो उस दुकानदार से कह रहा होता है कि मुझे ऐसे मैजिक आइटम्स दिखाओ जिनकी खुद की व्हील हो। जहाँ पर वो कहता है कि अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर नोआ उसे एडवांस में ही काफी सारे पैसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई भी आइटम मिले तो सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर देना। और ऐसा बोलकर नोआ वहाँ से चला जाता है और बाहर आने के बाद वो देखता है कि एक बंदा मर्चेंट को पीट रहा होता है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस मर्चेंट ने किसी सामान को किसी और बंदे के लिए सेव कर रखा हुआ है और वो जो बंदा उसे पीट रहा है उसे वो सामान चाहिए है, जो देखकर नोआ से रहा नहीं जाता और वो वहाँ पर जाकर उस बंदे को रोक लेता है। जहाँ पर वो बंदा भी नोआ को पहचान लेता है और कहता है कि मैं प्रिंस गिल्डबर्ग के हाउस होल्ड का एक मेंबर हूँ और मेरा नाम दालम है। वहीं पर नोआ कहता है कि आखिर तुम इसे क्यों पीट रहे हो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो काफी गलत है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि तुम मिनिस्ट्री प्रिंस ऑफ जस्टिस हो और लगता है कि तुम्हें यही बात नहीं पता है कि इंपीरियल हाउस होल्ड की मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो लोग गिल्टी नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी क्राइम करे या फिर दुश्मनों की मदद करे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप मुझसे कुछ भी ना कहो। जो सुनकर नोआ भी यहाँ पर काफी चिढ़ जाता है और वो कहता है कि इंपीरियल फैमिली के जो भी सर्वेंट्स होते हैं और स्पेशली प्रिंस के सर्वेंट्स वो ऑलरेडी हाई स्टेटस को एंजॉय करते हैं और ये बंदा फर्स्ट प्रिंस के हाउस होल्ड का मेंबर है, इसी वजह से इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है। वहीं पर नोआ कहता है कि ठीक है, मैं शायद सब कुछ समझ रहा हूँ, तुमने कहा कि तुम मेरे
मेरे भाई के हाउस होल्ड के एक मेंबर हो। अगर ऐसी बात है तो तुम सीधे खड़े होकर मुझसे बात कैसे कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर बाव डाउन करना चाहिए। जहाँ पर डालन भी फंस जाता है और वो नोआ से माफी मांगने लगता है। और वो जैसे ही बाव डाउन करने ही वाला था तो नोआ कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, और ऐसा बोलकर वो शिल्ले से कहता है कि तुम इसे पकड़ लो। जहाँ पर शिल्ले भी उसे इजीली पकड़ लेती है। जहाँ पर डालन नोआ से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं फर्स्ट प्रिंस का सर्वेंट हूँ। जहाँ पर नोआ कहता है कि चुप हो जाओ, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि तुम मेरे भाई के नाम को कितनी ज्यादा बगाड़ दिया है। तुमने मेरे सामने बदतमीजी की है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और ऐसा बोलकर यहाँ पर उसे बांध दिया जाता है। वहीं पर शिल्ले उसे अब कोड़े मारने वाली होती है। जहाँ पर वो नोआ से पूछती है कि मुझे इसे कितने मारने हैं। जहाँ पर नोआ कहता है कि इसने मेरी फैमिली का नाम बिगाड़ने की कोशिश की है, तो इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। जो सुनकर दालम यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर यहाँ पर शिल्ले उसे कोड़े मारना स्टार्ट कर देती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ अकेले बैठा हुआ था। वहीं पर शिल्ले आकर उसे बताती है कि दालम अब नहीं रहा। तो नोआ कहता है कि ठीक है, जब लॉ और इन्फॉर्मेंस वाले लोग आएंगे तो उन्हें सारी बातें बता देना और मेरे हाथों पर हथकड़ी लगा दो। ये सुनकर शिल्ले यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ उस हथकड़ी को पहनकर फर्स्ट प्रिंस के घर के पास आ जाता है। जहाँ पर नोआ कहता है कि मैं अपने भाई से माफी मांगने आया हूँ। जो सुनकर गार्ड्स यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं पर ये बंदा आता है और वो गार्ड से कह रहा होता है कि नोआ को अंदर आने दो। और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंस का बटलर है, जिसका नाम कोए है। फिर अगले सीन में यहाँ पर गिलबर्ट से नोआ मिलता है और उसे सारी बातें बताने लगता है, जिस पर अब गिलबर्ट भी कहने लगता है कि कोई भी बात नहीं, इस चीज को हैंडल करने का सिर्फ यही तरीका था। आखिरकार एक हाउस होल्ड का मेंबर एक इंपीरियल प्रिंस के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मानना डिजर्व भी करता था। तो नोआ कहता है कि हाँ, लेकिन उसको मानने से पहले मुझे आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी और इसी वजह से मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ पर गिलबर्ट भी अब सोचने लगता है कि आखिर दालन था कौन। उसे यहाँ पर बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर कोई उसे याद दिलाता है कि आपने उसे कुछ सालों पहले निकाल दिया था। जो सुनकर गिलबर्ट कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि मैंने उसे काम से निकाल दिया था क्योंकि वो काम को अच्छे तरीके से नहीं करता था और काफी बदतमीजी भी करता था और वो हाउस होल्ड का मेंबर भी नहीं था, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और ऐसा बोलकर वो नोआ के हाथ से हथकड़ी को छुड़वा देता है। फिर गिलबर्ट अब नोआ से कहने लगता है कि तुमने तो मेरी रेपुटेशन बचा ली, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो पता नहीं मेरे नाम को यूज कर वो कौन से अगले बुरे काम करता। और अब मुझे समझ आया कि फादर ने तुम्हें लॉ का मिनिस्टर क्यों बनाया। ज्यादातर लोग तो उसे ऑन द स्पॉट पनिश नहीं कर पाते। जिसके बाद नोआ यहाँ से जाने लगता है। वहीं पर शिल्ले उसे पूछ रही होती है कि वैसे ये बताओ कि आखिरकार आपने अपने भाई से माफी क्यों मांगी। तो नोआ कहता है कि तुम ये पूछना चाहती हो है ना कि मैं अपने भाई के पास हथकड़ी पहनकर क्यों गया, जबकि उसे इस मैटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो नोआ कहता है कि दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो काफी गुस्सा था। लेकिन अब वो अपने और मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय पर राजा का फेवरेट मैं हूँ। तो अगर छोटा भाई यानी कि मैं गलत काम करने पर अपने बड़े भाई से माफी मांगने के लिए चला गया तो बड़ा भाई आखिर क्या ही करेगा। तो शिल्ले कहते हैं कि बड़ा भाई गुस्सा नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटे भाई ने माफी मांग ली बड़े भाई से। तो नोआ कहता है कि हाँ, अगर मैंने माफी नहीं मांगी होती तो वो बाद में मुझे परेशान कर सकता था और वो मुझे एक दुश्मन की तरफ देख सकता है, लेकिन अब मैंने उसे माफी मांग ली है और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। और नोबल्स के बीच में एक रूल है कि जिसे माफ कर दो उसे कभी भी पंगा मत लो। तो इसीलिए मैंने इस मौके का यूज किया जिससे कि मेरा भाई आगे जाकर मुझे परेशान न करे। जो सुनकर शिल्ले यहाँ पर काफी हैरान होती है क्योंकि नोआ ने यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार एक चाल चली है। अगले सीन में यहाँ पर नोआ से मिलने के लिए इंपीरियल हाउस होल्ड के मिनिस्ट्री का एक मेंबर आया है जिसका नाम डॉन है। वहाँ पर वो नोआ से कहने लगता है कि मैं आपसे काफी इम्प्रेस हुआ ये देखकर कि आपने दानम वाला इंसिडेंट कितनी कमाल के तरीके से हैंडल किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके अंडर काम करूँ। तो नोआ कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट तो काफी अलग है, तुम्हें यहाँ पर काम करने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो डॉन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको मुझे जिस तरीके से भी यूज करना है आप मुझे कर सकते हो। जहाँ पर नोआ भी इस बात के लिए मान जाता है। जो सुनकर डॉन यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी नोआ यहाँ पर डिलन से कह रहा होता है कि इसके ऊपर नजर रखना और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। जहाँ पर वो भी कहता है कि ठीक है।